ठीक है, DHCP सर्वर को स्टार्ट किया हुआ था, उसको ही कंटिन्यू करते हैं आगे। आप फर्दर उसको आगे एक्सपेंड करके उसकी ऑप्शंस वगैरह को देखते हैं। तो लीज टाइम में एक दो चीज़ें रह गई थी थोड़ी सी, वो मैं आपको बता दूं दोबारा कि लीज टाइम कितना होना चाहिए आपका। बाय डिफ़ॉल्ट तो बताया था 8 डेज आ रहा होता है आपका। ठीक है, लीज टाइम कहाँ से चेंज करना है आपने, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये लीज ड्यूरेशन फॉर DHCP क्लाइंट बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है 8 डेज आ रहा है आपके पास। ये अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड रिकमेंडेड नहीं है। अगर अनलिमिटेड कर देंगे, इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो क्लाइंट के पास ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन पुश नहीं होगी, क्योंकि क्लाइंट रिक्वेस्ट ही नहीं करेगा। अब लीज टाइम अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड का मतलब उसका 50% कभी होगा ही नहीं। जब 50% ही नहीं होगा तो क्लाइंट लीज रीन्यूअल की रिक्वेस्ट सेंड ही नहीं करेगा। लीज रीन्यूअल की रिक्वेस्ट नहीं आएंगे तो DHCP में जो चेंजेस किए हमने वो क्लाइंट की तरफ पुश नहीं होगी। ठीक है, तो अनलिमिटेड नहीं करना। अब ये कितना होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट तो 8 डेज आ रहा है। अब ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क टाइप किस तरह की है। अगर आपके नेटवर्क में नॉर्मली का, भाई आवाज कट रही है। अब आइए ठीक आ रही है अब। ठीक है, तो नॉर्मली डिपेंड करता है आपके नेटवर्क की ठीक टाइप है, के। कंटिन्यू करें। ठीक है, आपका नेटवर्क किस तरह का, अगर का आपके नेटवर्क में रोमिंग यूज़र्स हैं, या कोई कॉफ़ी शॉप है, कोई बाहर का नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क जिसमें वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा हुआ आपके पास, और यूज़र हर 1 मिनट बाद आते हैं, 2-3 मिनट बाद, ये 10-15 मिनट के लिए आते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद अचानक डिस्कनेक्ट कर देते हैं आपके नेटवर्क को। तो जाहिर सी बात है उधर आपको लीज टाइम कम रखना चाहिए। क्यों, अगर आपका लीज टाइम ज़्यादा होगा, अगर आपने 255 IP एड्रेसेस का पूल डिफाइन किया हुआ है और यूज़र्स बहुत ज़्यादा रोम कर रहे हैं आपके नेटवर्क में, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो 255 जब IP एड्रेसेस कंज्यूम हो जाएंगे तो DHCP के पास लीजीज में, तो उसके बाद DHCP न्यू आने वाले क्लाइंट को IP एड्रेस असाइन ही नहीं करेगा। तो उसके लिए आप लीज टाइम को एक घंटा भी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा रोमिंग है। ठीक है, 2 घंटे कर सकते हैं, एक दिन कर दें। उसका क्या होगा, अगर एक दिन तक वो क्लाइंट DHCP से कनेक्टिविटी नहीं कर पाएगा, लीज रीन्यूअल के रिक्वेस्ट नहीं सेंड करेगा, तो DHCP अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये मशीन नेटवर्क पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसको ऑटोमेटिकली DHCP सर्वर इस लीजी से रिमूव करके अवेलेबल एड्रेसेस में ले आएगा, ताकि आने वाले न्यू क्लाइंट्स को वो IP एड्रेस असाइन कर सके। तो लीज यहाँ से हम डिपेंड करता है आपके नेटवर्क की टाइप की। अगर तो लैन के यूज़र हैं आपकी मशीन पे, उन्होंने कनेक्ट ही रहना है, ठीक है, ईथरनेट केबल पे लगे हुए हैं, तो फिर लीज टाइम ज़्यादा भी रख लेंगे तो कोई इशू नहीं है। ये नॉर्मली लीज टाइम कम वहाँ पे रखा रहता है जहाँ पे आपके पास वायरलेस क्लाइंट्स हैं और बार बार कनेक्ट कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं आपकी मशीन पे। ठीक है, इसको अभी मैं 4 डेज़ कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी नहीं करना। हाँ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ तब करें आपको पता है कि मेरी मशीन पे जो कनेक्टिविटी है लैंस की या क्लाइंट्स की, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और मूव नहीं कर रही, डिस्कनेक्शन ज़्यादा नहीं आ रही। तो लीज टाइम इस टाइम मैं 4 डेज़ कर रहा हूँ। स्कोप स्टार्ट है यहाँ से, तो यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके अलावा फर्दर आगे लेफ्ट साइड पे आते हैं, उससे पहले थोड़ा सा मैं बताऊँ, ट्रबल शूटिंग में चीज़ें आपके पास काम आ सकती हैं। अभी तक जो हमने पैकेट्स पढ़े थे वो 4 पैकेट्स पढ़े थे, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। इसके अलावा ट्रबल शूटिंग में ये पैकेट्स काम आते हैं। ठीक है, वो थोड़े से बताने लगूँ। एक होता है DHCP नैग पैकेट, DHCP नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। ये पैकेट अब ये किसकी डायरेक्शन क्या होती है, इनके क्लाइंट टू सर्वर होता है या सर्वर टू क्लाइंट होता है। इसकी डायरेक्शन होती है ये DHCP सर्वर टू, ये DHCP सर्वर टू DHCP क्लाइंट होता है। यानी कि DHCP एक होता है DHCP एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट कब आती है, जब DHCP सर्वर फाइनली क्लाइंट को IP एड्रेस असाइन कर रहा हो। यानी कि पहले वो डिस्कवरी होती है, ऑफर होती है, फिर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, फिर सर्वर एक्नॉलेजमेंट पैकेट के अंदर क्या करता है, उसको IP एड्रेस असाइन करके सेंड कर देता है। लेकिन एक्नॉलेजमेंट की जगह इस टाइम क्या हो रही है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। यानी कि क्लाइंट IP एड्रेस असाइन नहीं करेगा, ऑफर तो करेगा सेकंड स्टेप में, तीसरे स्टेप में क्लाइंट रिक्वेस्ट भी करेगा, लेकिन चौथे रिक्वेस्ट में क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट में IP एड्रेस असाइन करने की वजह उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट कर देगा सेंड। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या, क्लाइंट सर्वर IP एड्रेस असाइन नहीं करेगा और क्लाइंट को कहेगा कि मुझसे दोबारा कॉन्टैक्ट करो, ताकि मैं दोबारा से डोरा का प्रोसेस स्टार्ट करें। ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं कि DHCP सर्वर क्लाइंट को IP एड्रेस असाइन क्यों नहीं करता। आप ये समझे कि ये हमारे पास लगा हुआ है स्विच लैन के अंदर। ठीक है, स्विच का सिंबल ये है, क्रॉस आ गया। यहाँ पे आप अज्यूम करें, यहाँ पे ये DHCP सर्वर पड़ा हुआ है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे DHCP लिख देता हूँ मैं। इसने IP एड्रेस असाइन करना है किस क्लाइंट को,
यहाँ पे एक क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल डीएचसीपी सर्वर इसको आईपी ऑफर करता है। ऑफर कौन सा पैकेट करता आईपी एड्रेस करता है? डिस्कवरी होगी। डीएचसीपी सर्वर ने अब क्या करना है, इसको आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल ऑफर किया 1.1.1, ठीक है। और यहाँ पे हमारे लैन में ही एक मशीन पड़ी हुई थी, थोड़ा सा इसको समझना, ठीक है। सेम मशीन, ये डिफरेंट मशीन यहाँ पे है और सेम लैन के ऊपर है, सेम स्विच के साथ कनेक्ट है। तो इस पे ये आईपी आपने स्टैटिक दिया हुआ था, ठीक है, 111 नहीं। अब स्टेप क्या होंगे इसमें, यहाँ पे स्टेप मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये डीएचसीपी है, आगे यहाँ पे क्लाइंट आ गया। पहले पैकेट में क्या हो गया, आपके पास डिस्कवरी होगी, ठीक है। डिस्कवरी की डायरेक्शन आपको पता है क्लाइंट टू सर्वर होती है ना, ये तो यहाँ पे पेंट में ही कर लेते हैं इसको। ये सर्वर आ गया, ये क्लाइंट आ गया। क्लाइंट ने सबसे पहले क्या किया, डीएचसीपी डिस्कवर पैकेट सेंड कर दिया, ठीक है। डिस्कवरी के बाद सर्वर ने क्या किया, इसको ऑफर किया पैकेट। तीसरे में क्या हुआ, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट पैकेट सेंड किया, ठीक है। अब चौथे में क्या होता है, सर्वर सेंड करता है, ये क्लाइंट टू सर्वर होती है इसकी डायरेक्शन डिस्कवर की। ऑफर की सर्वर टू क्लाइंट होती है, रिक्वेस्ट कहाँ से होती है, क्लाइंट टू सर्वर डायरेक्शन। और एक्नॉलेजमेंट होती है सर्वर टू, यहाँ पे दोबारा सर्वर लिख रहा हूँ मैं, ये सर्वर टू क्लाइंट, सर्वर टू क्लाइंट होती है, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट होती है। लेकिन इस केस में नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट हो जाएगी, यहाँ पे मैं NA लिख रहा हूँ। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्यों होगी, क्योंकि जैसे ही डीएचसीपी सर्वर को क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, इस पे इसको ऑफर मिली, इसने क्या कर दी, डीएचसीपी सर्वर को रिक्वेस्ट की कि मुझे पैकेट आई पी एड्रेस असाइन करो तीसरे में। लेकिन फ़ौरन ही जैसे ही ये सर्वर इसको ऑफर की रिक्वेस्ट करता है, तो इस मशीन पे स्टैटिक आईपी एड्रेस मिला होता है सेम ये वाला, इसके पास ब्रॉडकास्ट के थ्रू ऑफर पे वो आया होता है ये पैकेट। तो इसको पता लग जाता है कि डीएचसीपी किसी को ये आईपी एड्रेस ऑफर कर रहा है। तो फ़ौरन ये वाली मशीन डीएचसीपी सर्वर को क्या करेगी, फीडबैक सेंड करेगी। क्या फीडबैक देगी, ये वाली मशीन ने दी है जिसको मैं रेड कलर पे मार्क कर, क्योंकि इसके ऊपर आईपी एड्रेस स्टैटिक असाइन था ना। इस मशीन ने डीएचसीपी सर्वर को फीडबैक दिया। क्या फीडबैक है, जो आईपी एड्रेस तुमने ऑफर किया अभी, वो आईपी एड्रेस तो मेरे पास है, ज़्यादा तुम उस मशीन को ये आईपी एड्रेस असाइन ना करो। तो इस मशीन को आईपी एड्रेस असाइन नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, जब असाइन नहीं होगा डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट तो नहीं ना सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट में आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है उस मशीन को। तो डीएचसीपी इस टाइम एक्नॉलेजमेंट की बजाय यहाँ से क्या सेंड करेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब है जो आईपी ऑफर किया था मैं असाइन नहीं कर रहा, दोबारा से क्या करो, मुझे डिस्कवर की रिक्वेस्ट सेंड करो। जब ये क्लाइंट दोबारा से डीएचसीपी को डिस्कवर की रिक्वेस्ट सेंड करेगा, डोरा का प्रोसेस चलेगा, तो इस टाइम इस दफ़ा डीएचसीपी सर्वर दूसरा आईपी एड्रेस कोई ऑफर करेगा इसको। जब दूसरा ऑफर करेगा वो इसको असाइन हो जाएगा, ठीक हो गया। और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट कहाँ से हो रही है, डीएचसीपी क्लाइंट टू डीएचसीपी सर्वर। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्यों हुई है, क्योंकि आपके लैन में एक मशीन पड़ी जिस पे सेम आईपी एड्रेस असाइन था, उस मशीन ने डीएचसीपी सर्वर को फीडबैक दिया ये आईपी को ऑफर ना करो, कोई और ऑफर करो, ठीक है। तो आप डीएचसीपी सर्वर में जाके देख सकते हैं कि आपके नेटवर्क में अगर आईपी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, तो डिस्प्ले स्टैटिक्स करके आप देख सकते हैं नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट कितने आ रहे हैं। अगर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के पैकेट बहुत ज़्यादा हैं, तो आपका अपने नेटवर्क में ट्रबल शूट करना पड़ेगा, या डीएचसीपी के स्कोप से वो आईपी एड्रेस एक्सक्लूड करने पड़ेंगे डीएचसीपी का जो भी पूल डिफाइन किया हुआ है, जो आपने आईपी एड्रेस स्टैटिक डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। पूल से उनको निकाल दें रेंज से, या एक्सक्लूजन में ऐड कर दें, तो आपके यहाँ पे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के पैकेट नहीं आने चाहिए। अगर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के पैकेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब आपके नेटवर्क में आईपी एड्रेस के कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, इसको ट्रबल शूट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात होगी क्लियर। अब देखते हैं डीएचसीपी डिक्लाइन क्या है। तो अपने नेटवर्क में जब भी डीएचसीपी पे आप देखें कोई ट्रबल शूटिंग वगैरह या मॉनिटरिंग ऑडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आके देख लिया आपके डीएचसीपी सर्वर पे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के पैकेट कितने आ रहे हैं। हाँ जी, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट की वजह सिर्फ यही हो सकती है कि और कोई स्टैटिक आईपी ऑलरेडी असाइंड है बिल्कुल ऐसे ही है, कोई या दूसरी मशीन पूरी फीडबैक दे रही है, कोई यानी कि आईपी और कन्फ्लिक्ट। कोई नहीं रीजन। इसके अलावा तो और कोई भी नहीं हो सकती नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट पे, क्योंकि क्लाइंट टू सर्वर जा रहा है ना पैकेट। इसका मतलब है चारों पैकेट्स में क्लाइंट की कम्युनिकेशन थी सर्वर के साथ। जब कम्युनिकेशन ठीक इस्टेब्लिश हो रही है, तो इसका मतलब है डिक्लाइन एक्नॉलेजमेंट नेगेटिव तब भी आएगी अगर कोई स्टैटिक आईपी एड्रेस ऑलरेडी साइन है आपके नेटवर्क पे। ये तब नहीं होता कि कनेक्टिविटी कम हो गई,
बीच में से ऑफर पैकेट नहीं एक्सेप्ट हुआ, तो क्लाइंट ने चौथे पैकेट पे क्या किया है, DHCP यानी कि कम्युनिकेशन में इशू आ गया चारों पैकेट्स में, तो DHCP ने चौथे पैकेट में डिक्लाइन कर दिया उसको, ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी। यही केस है कि आपके नेटवर्क में स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन हो। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है और शायद कोई रीज़न हो, मेरे जहन में तो कोई नहीं, अपने तौर पर ठीक है। स्टडी कर लेना। मेरे ख्याल से यही रीज़न बन सकती है, इसके अलावा नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट किसी केस में कहाँ पे आएगी। मज़ीद R&D की जाए तो शायद कहीं ना कहीं पर और पॉइंट मिल जाए, कोई रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आ रहा हो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो ट्रबल शूटिंग का यही इशू है, वो पहले तो मशीन देखे किस पे आईपी एड्रेस असाइन है स्टैटिक, उसको चेंज करें, आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा यही एक्सक्लूजन में डाके मैंने बताया था, उस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को हम एक्सक्लूजन से निकाल दें। एक्सक्लूजन का ये भी है कि ज़रूरी नहीं है एक्सक्लूजन एज एक ही हो आपके पास, जिस तरह ये पूल हमने डिफाइन किया था कल, एक्सक्लूजन में ये मेरे पास एक ही आईपी एड्रेस आ रहा है, ठीक है, 99 वाला हमने एक्सक्लूड किया था। तो दूसरा ऐसा भी है, न्यू एक्सक्लूजन एज करके आप एक नया आईपी एड्रेस यहाँ से निकाल दें। एक्सक्लूजन में एक सिंगल आईपी भी देख सकते हैं, लाइक इस टाइम मैंने दे दिया 192.168.1.70 से लेके, मैं कहता हूँ कि 192.168.70 पे ही मैं एंड कर सकता हूँ कि सिंगल आईपी एक्सक्लूड करो, लेकिन मैं यहाँ पे 80 भी कर सकता हूँ कि ये सारे के सारे आईपी एड्रेसेस क्या करें, यहाँ पे एक्सक्लूड कर दो। एक्सक्लूजन में सिंगल आईपी भी दे सकते हैं, मल्टीपल भी, और एक्सक्लूजन सिंगल भी ऐड हो सकती है, मल्टीपल भी। देखे इधर सिंगल आईपी एक्सक्लूड किया हुआ है, इधर मल्टीपल आईपी एड्रेसेज आपके पास एक्सक्लूडेड हैं जो 5 एड्रेसेज है। तो एक्सक्लूजन का ये नहीं है कि सिंगल ही यहाँ पे एक रेंज ऐड होगी आपके पास, मल्टीपल एक्सक्लूजन रेंज ऐड कर सकते हैं आप सिंगल आईपी के साथ, मल्टीपल रेंजेस के साथ। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर कंटिन्यूस रेंज आप एक्सक्लूड नहीं करनी तो मल्टीपल ऐड कर देंगे, लाइक 70 से लेके 80 तक एक्सक्लूड किया, और 81 82 आपके पास DHCP से चाहते हैं आप वो आईपी एड्रेस असाइन हो, आप 83 से जब आपने एक्सक्लूड करवाने, आप नई एक्सक्लूजन रेंज डिफाइन कर दे वहाँ पे। ठीक हो गया, अब आगे देखते हैं DHCP डिक्लाइन है एक, DHCP डिक्लाइन मैसेज। अब ये मैसेज कब सेंड होता है, इसको थोड़ा सा समझना, यानी कि DHCP डिक्लाइन की डायरेक्शन कहाँ से होगी, इसकी डायरेक्शन होती है मैसेज की डायरेक्शन, यानी कि ऊपर वाले की थी सर्वर टू क्लाइंट थी, नीचे वाले की थी क्लाइंट टू सर्वर, यानी कि ये क्लाइंट सेंड करेगा सर्वर को। ऊपर तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट में किसने सेंड की थी, सर्वर ने सेंड की थी क्लाइंट को, लेकिन DHCP क्लाइंट की डायरेक्शन होती है क्लाइंट टू सर्वर। ठीक है, अब इसकी रीज़न क्या हो सकती है, स्टेप इसके वही हैं, स्टेप यहाँ पे बता दो। डिक्लाइन इस तरह होगा, डायग्राम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, नहीं लाइक आपके पास ये स्विच लगा हुआ है यहाँ पे आपके लैन का, ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया DHCP सर्वर ये। अब डिक्लाइन का मैसेज नॉर्मली होता है रिमोट लोकेशन पे, अगर आप क्लाइंट आपका रिमोट लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ये आपका वैन लिंक है। अभी देखेंगे कि बीच में जाहिर सी बात है वैन लिंक है, इसका मतलब कि बीच में राउटर आ जाएगा कोई ना कोई, ठीक है। आज टाइम मिला उसको स्टडी करेंगे, नहीं तो कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि अगर बीच में राउटर आ जाता है और क्लाइंट दूसरे नेटवर्क पे पड़ा हुआ है, वहाँ क्या वो DHCP सर्विस आईपी एड्रेस गेट कर सकता है, तो कर सकता है, उसका बिल्कुल सिनेरियो राउटर पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, और रिले एजेंट का कंसेप्ट है, रिले एजेंट लगाना पड़ता है। फिलहाल अज्यूम करें यहाँ पे एक मशीन थी, लाइक PC2 है, ठीक है, DHCP सर्वर ये मेरे पास दूसरे नेटवर्क में है, ये रिमोट लोकेशन हो सकती है, बीच में राउटर भी आ सकता है और डिफरेंट ब्रांचेस भी हो सकती है, एक लाहौर ऑफिस है, एक आपका USA में ऑफिस है, या ये सिंगल लैन भी हो सकता है, लैन के अंदर एक राउटर लगा हुआ है। तो PC2 ये आ गया आपके पास, ठीक है, यहाँ पे DHCP सर्वर पड़ा हुआ है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की इसको किस चीज़ की, DHCP सर्वर को डिस्कवर किया, किस तरह करेगा वो देखेंगे राउटर के केस में अगर राउटर बीच में आता है। फिलहाल डिस्कवरी की रिक्वेस्ट DHCP तक पहुँची, DHCP सर्वर ने इसको क्या कर दिया, यहाँ से आईपी एड्रेस ऑफर किया। क्या आईपी एड्रेस ऑफर किया, फॉर एग्जांपल वही कर लेते हैं, ऑफर आईपी क्लाइंट ने ऑफर कर दिया। अज्यूम करें इसी लैन पे पड़ी हुई दूसरी मशीन, इसी लैन के साथ कनेक्ट थी एक मशीन जिसके ऊपर आईपी एड्रेस स्टैटिकली असाइन था, सेम आईपी एड्रेस, कौन सा, उधर हम अज्यूम कर रहे थे कि वो मशीन सेम लैन पे पड़ी हुई है, इधर अज्यूम कर रहे हैं ये मशीन रिमोट लैन पे पड़ी हुई है, ठीक है, स्टैटिक आईपी इस मशीन पे ऑलरेडी असाइन था। अब क्या होगा, DHCP ने इसको ऑफर कर दी, जैसे ही DHCP सर्वर इस मशीन को ऑफर करेगा, तो अब ये वाली जो मशीन है, ठीक है, ये अगर DHCP सर्वर को खुद बताने जाएगी यहाँ पे तो टाइम लगेगा अच्छा सा। यहाँ पे रिमोट लोकेशन अज्यूम करें यहाँ पे, ठीक है, वैन लिंक आ गया, इंटरनेट का स्लो कम्युनिकेशन है हमारे पास यहाँ पे, तो बेहतर यही है कि ये मशीन अगर
DHCP ज़ाहिर सी बात है, सब पता लगेगा अगर ये मशीन इस लैन पे पड़ी है, इसका मतलब DHCP डिफरेंट सबनेट पे है। DHCP डिफरेंट सबनेट है, सबनेट पे तो इस मशीन को पता होगा कि मेरा DHCP डिफरेंट सबनेट पे पड़ा हुआ है। जब डिफरेंट सबनेट पे पड़ा हुआ है, इसको पता है कि उसको रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी। अब जो IP इसको ऑफर हुआ, तो इस मशीन ने क्या किया, इस मशीन ने इसको रिक्वेस्ट सेंड की कि ये जो IP तुम्हें ऑफर हुआ इस टाइम, ये IP एड्रेस मेरे ऊपर स्टैटिकली असाइन है। तो तुम क्या करो, DHCP सर्वर को दोबारा से क्या करो, DHCP की ऑफर को डिक्लाइन कर दो, इसकी ऑफर को एक्सेप्ट ना करो। तो ये मशीन क्या करेगी, फ़ौरन DHCP सर्वर को डिक्लाइन मैसेज सेंड करेगी। यहाँ पे डिक्लाइन मैसेज में क्या होता है कि मुझे ये IP जो ऑफर किया है ये ऑफर ना करो, ठीक है। DHCP सर्वर इसको दोबारा से क्या करेगा, नया IP क्या करेगा, ऑफर करके सेंड करेगा, और वो उसके बाद जो भी आगे रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट चलनी है। तो इसके स्टेप क्या बने, DHCP से ऑफर आई, रिक्वेस्ट सॉरी डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी के बाद ऑफर हुई, ऑफर के बाद नॉर्मली क्या होता है, DHCP क्लाइंट DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, लेकिन इस केस में रिक्वेस्ट नहीं सेंड करेगा IP की, क्या करेगा, DHCP ऑफर को डिक्लाइन कर देगा। क्यों, इस मशीन को क्या किया, बताया कि ये जो IP तुम्हें मिला हुआ ये मेरे ऊपर स्टैटिक साइन है। तो ये मशीन ताकि कन्फ्लिक्ट ना आ जाए, ऑटोमेटिक DHCP की रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देगी। इसके बाद DHCP दोबारा से उसको ऑफर करेगा IP चेंज करके, तो वो IP इस मशीन के ऊपर असाइन होगा। तो इसके अलावा ये नॉर्मली कहाँ पे हो रहा है, रिमोट लोकेशन पे हो रहा है। तो DHCP के डिक्लाइन मैसेज भी देख सकते हैं आप आके, डिक्लाइन के मैसेज आपके नेटवर्क पे कितने आ रहे हैं। डायरेक्शन क्या है इसकी, और भाई हाँ जी, ये जो 4 पैकेट्स तो हमारे हो रहे हैं ना ब्रॉडकास्ट, बिल्कुल जो स्टैटिक वाला बताता है रिमोट लोकेशन वाले ऑफर आईपी वाले पीसी को कि मैं ये मेरा आईपी है, अपने आप को साइन ना करने दो, इस ये मशीन भी को, ब्रॉडकास्ट ही करता है। इस मशीन को यार हाँ, पहले ये देख मेरी, स्टैटिक आईपी वाला जो नहीं नहीं बताता नहीं, ये देखो है ये भी ब्रॉडकास्ट करके यार, बताता है। शुरू में जो पहले लेक्चर में मैंने बताई थी वो नहीं नहीं ना याद रखी। मैंने कहा था कि यूनिकास्ट कब होती है, दोनों के पास यूनिकास्ट IP हो। इस केस में इस मशीन के पास यूनिकास्ट IP है, पहले ये बताओ। इसने तो भी IP नहीं लेना है, है, इसके पास IP नहीं है, तो किस फॉर्म में बताएगा, ब्रॉडकास्ट की फॉर्म में। ठीक हो गया, इस ठीक मशीन है। के पास तो IP नहीं है यार, बस यही रूल याद रखने हैं। जब भी यूनिकास्ट होगी, यूनिकास्ट का मतलब है दोनों के पास IP होना लाजमी है। अगर किसी एक मशीन के पास IP नहीं है, वहाँ पे लाजमी ब्रॉडकास्ट होगी, ठीक है। इस मशीन के पास IP नहीं, तो ये ब्रॉडकास्ट करके ही बताएगा। अब वो देखेंगे ब्रॉड का राउटर से पास हो सकती है कि नहीं होती, वो आने वाले लेक्चर में आपको पता होगा। अगर राउटिंग थोड़ी सी पड़ी, राउटर को कहते हैं राउटर ब्रॉडकास्ट फिल्टरिंग डिवाइस है, राउटर ब्रॉडकास्ट को बेसिकली आगे जाने ही नहीं देता। तो इसलिए क्या हो रहा होता है, ये इस मशीन की रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होकर राउटर तक आ ही नहीं सकती, इसलिए ये इस मशीन को ब्रॉडकास्ट करेगा, ये बताएगी। लेकिन ये मशीन आगे यूनिकास्ट करेगी, आपको अभी बताऊंगा आगे वाले लेक्चर में। यहाँ पे डिले एजेंट लगा होता है, ये बेसिकली मशीन डायरेक्ट DHCP को नहीं बताती है, डिले एजेंट को बताती है, और डिले एजेंट इसके ट्रैफिक इसको फॉरवर्ड करता है DHCP सर्वर को। वो आगे देखते हैं। फिलहाल आंसर यही है कि यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगी तो इस मशीन को बताएगा IP, क्योंकि इस मशीन के पास IP था ही नहीं। मैं यही सोच रहा था कि ये पब्लिक, ये आईपी ज्यादा बड़े पे बैठा हुआ नेटवर्क पे, तो ये ब्रॉडकास्ट करे तो बहुत ज्यादा उसके होंगे, क्लाइंट्स के पास जाएगी रिक्वेस्ट। यहाँ पे पड़े हुए लैन के पास, सबके पास जाएगी। ब्रॉडकास्ट करेगा तो सब लैंस के पास जाएगी ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट होगी तो उसे पता लगेगा। ठीक है, डिक्लाइन मैसेज का देख लिया, और दूसरा नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। तीसरा रिलीज पैकेज मैंने थोड़ा सा बता दिया था, DHCP रिलीज, इसको भी देख लेते हैं। रिलीज पैकेज मैंने बताया था कि इसकी डायरेक्शन कहाँ से होती है, क्लाइंट टू सर्वर। 3 केसेस में रिलीज होता है, जब आप मशीन को रीस्टार्ट करते हैं, या मशीन को शट डाउन करते हैं, या फोर्सफुली रिलीज़ करते हैं। फोर्सफुली रिलीज़ का मतलब क्या है, IP कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज़ की कमांड आप उस मशीन पर आके सेंड करते हैं। रिलीज़ का पैकेट कब आता है, रिलीज़ बिल्कुल सिंपल है। ये सर्वर है आपके पास, ठीक है, ये क्लाइंट आ गया। जब भी इस मशीन को आप शट डाउन करेंगे या रीस्टार्ट करेंगे या फोर्सफुली रिलीज़ करेंगे, ये IP एड्रेस क्या करेगी, अपना जो भी था उसको रिलीज़ कर देगी। रिलीज़ का मतलब क्या है, ये सर्वर को जाके एक मैसेज सेंड करेगी। कौन सा मैसेज, DHCP रिलीज़ का, कि जो IP एड्रेस मुझे असाइन था अपने पास, तुम अवेलेबल पूल के अंदर इसको ऐड कर लो। क्यों, मैं रीस्टार्ट होने लगी ये मशीन, या शट डाउन होने लगी, इसका मतलब ये मशीन नेटवर्क पे अवेलेबल नहीं रहेगी। जब नेटवर्क पे अवेलेबल नहीं रहेगी, जाहिर सी बात है इस पे ऊपर जो IP एड्रेस है वो फ्री होना चाहिए। तो ये मशीन ऑटोमेटिक DHCP सर्वर को इन्फॉर्म करते हुए जाती है कि IP एड्रेस अवेलेबल एड्रेसेस में ऐड कर लो, ताकि DHCP का अगर कोई कल को यहाँ पे पड़ी नई मशीन रिक्वेस्ट करती है
ये क्लाइंट था, तो DHCP को IP इसको क्या करें, एलोकेट करें और रिलीज़ मैनुअली करके देखते हैं। जैसे ही मैं मैनुअली रिलीज़ करूँगा ना, यहाँ पे मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल DHCP क्लाइंट था, इसको IP एड्रेस मिला हुआ है, ठीक है 1.22 वाला। रेजर्वेशन को डिलीट कर लेते हैं, रेजर्वेशन वाला वहाँ से, ताकि यहाँ से लीज मेरी रिमूव हो जाए। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे IP एड्रेस आ रहा है। अब मैं इसको रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़ करने पे देखना IP एड्रेस यहाँ पे एड्रेस लीजी से निकल जाएगा। लीज का मतलब कि जो IP एड्रेस लीज वाली विंडो से निकल जाएगा, इसका मतलब DHCP उसको दूसरी किसी मशीन को IP एड्रेस असाइन कर सकता है। रिलीज़ किया यहाँ से, इधर आके रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखिए यहाँ से IP एड्रेस निकल गया। अब IP एड्रेस यहाँ से रिमूव हो गया, इसका मतलब वो अब अवेलेबल IP एड्रेस इसमें आ गया, ठीक हो गया। तो रिलीज़ के पैकेज यहाँ पे आके देख भी सकते हैं आप, डिस्प्ले स्टैटिस्टिक्स करें, DHCP रिलीज़ क्या आया, ये 4 पैकेज रिलीज़ हुए, पहले भी हमने कमांड्स एग्जीक्यूट करी थी, ठीक है। ये होगी 2-3 चीज़ें। इसके अलावा DHCP इन्फो मैं उसका बाद में बताऊंगा टाइम मिला तो, इतना इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं है। इसके अलावा थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेफ्ट साइड पे देखते हैं, फर्दर DHCP ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं जो हमारी रह गई थी। रेजर्वेशन देख लिया था, फिल्टर देख लिया था। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने वाली है थोड़ी सी। एक स्कोप ऑप्शन आपके पास आ रही है, दूसरी यहाँ पे सर्वर ऑप्शन आ रही होती हैं, ये आ रही है आपके पास, ठीक है। एक सर्वर ऑप्शन है, एक स्कोप ऑप्शन है। अब आपको बताया था स्कोप ऑप्शन में जाके क्या डिफाइन करते हैं, यानी कि एक तो बेसिक सेटिंग है ना कि आपने पूल डिफाइन कर दिया। स्कोप ऑप्शन में ऑप्शनल सेटिंग्स आपके पास डिफाइन होती है, गेटवे का एड्रेस, DNS का एड्रेस, ठीक है, डोमेन नेम वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। अब एक चीज़ है, स्कोप ऑप्शन में भी जाके सेटिंग्स डिफाइन कर सकते हैं, एक हम सर्वर ऑप्शन में भी जाके सेटिंग्स डिफाइन कर सकते हैं। स्कोप ऑप्शन पे भी डिफाइन की मैंने एक सेटिंग, सर्वर ऑप्शन पे भी डिफाइन की। स्कोप ऑप्शन पे जब मैं सेटिंग डिफाइन करूंगा उसका इफेक्ट होगा सिर्फ स्पेसिफिक स्कोप तक, ठीक है। आप इस सर्वर पे ऐसा भी तो पॉसिबल है 2-3 स्कोप आपने क्रिएट किए हों, स्कोप ऑप्शन पे सेटिंग का इफेक्ट होगा उसका स्पेसिफिक स्कोप तक। लाइक इधर जाके मैं गेटवे का एड्रेस डिफाइन कर देता हूँ, और सर्वर ऑप्शन पे जो सेटिंग डिफाइन होगी उसका इम्पैक्ट होगा सब स्कोप के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर जो सेटिंग्स अप्लाई की होंगी आपने सर्वर ऑप्शन के अंदर जो डिफाइन की हैं वो सारे स्कोप्स के ऊपर जाके इंप्लीमेंट होगी, ठीक है। लेकिन स्कोप ऑप्शन पे भी आपने डिफाइन कर दी, सर्वर ऑप्शन पे भी डिफाइन कर दी सेम सेटिंग्स। लाइक DNS नेम मैंने सर्वर ऑप्शन पे भी जाके क्या किया, ऐड किया कि 1.1.1 डिफाइन करो, या कोई भी मैंने किया DNS का एड्रेस ऐड किया सर्वर ऑप्शन पे जाके। स्कोप ऑप्शन पे भी जाके मैंने एक DNS का एड्रेस ऐड किया। अब क्वेश्चन ये है कि स्कोप ऑप्शन वाला क्लाइंट को मिलेगा एड्रेस या सर्वर ऑप्शन वाला मिलेगा, तो इसमें प्रायोरिटी ज़्यादा होती है स्कोप ऑप्शन की, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्कोप है उस पर DNS का एड्रेस डिफाइन ही नहीं किया हुआ था तो वो सर्वर ऑप्शन से जाके मिल जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रिएट करके दिखाता हूँ, कन्फिगर ऑप्शन किया, यहाँ पे मैंने राउटर का एड्रेस फॉर एग्जांपल ऐड किया 1.1.1.2 है फॉर, ये अपने सबनेट वाला यूज़ कर लेते हैं 192.168.1.133। राउटर का एड्रेस मैं ऐड करवाता हूँ, ये ओके कर देता हूँ। अब क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट करेगा उसको IP पूल में से मिल गया, पूल में मिलने के बाद उसको क्या मिलनी है, एक्स्ट्रा कन्फिग्रेशन असाइन होगी। अब एक्स्ट्रा कन्फिग्रेशन में यहाँ पे राउटर का एड्रेस क्या ऐड हुआ है 192.168.1.3। सर्वर ऑप्शन में जाके मैंने क्या ऐड किया हुआ है 1.1.1। अब क्वेश्चन ये है इसको राउटर का एड्रेस सर्वर ऑप्शन वाला मिलेगा कि स्कोप ऑप्शन वाला मिलेगा, तो इसका आंसर ये है क्लाइंट को जो राउटर का एड्रेस है वो ये वाला मिलेगा, स्कोप ऑप्शन वाला, क्योंकि सेम सेटिंग सर्वर ऑप्शन पे भी डिफाइन की हुई है मैंने और स्कोप ऑप्शन पे भी डिफाइन की हुई है। स्कोप ऑप्शन की प्रायोरिटी ज़्यादा थी तो इसलिए क्लाइंट को 133 वाला एड्रेस मिलेगा। लेकिन अगर मैं स्कोप ऑप्शन पे मैं सेटिंग डिफाइन ही ना करूँ, डिलीट कर दूँ, तो अब स्कोप ऑप्शन पे सेटिंग डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो इसको, लेकिन सर्वर लेवल पे वो डिफाइन थी। अब क्लाइंट को एड्रेस कौन सा मिलेगा, राउटर वाला ये 1.1 वाला मिलेगा डी राउटर का एड्रेस। सेम की सिनेरियो बाकी कन्फिग्रेशन के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो प्रायोरिटी ज़्यादा आपके पास स्कोप ऑप्शन की, सर्वर ऑप्शन की बाद में है। सर्वर ऑप्शन की सेटिंग तब अप्लाई होगी अगर आपके पास मल्टीपल स्कोप है, तो सर्वर ऑप्शन के अंदर डिफाइन होने वाली सेटिंग कहाँ पे अप्लाई होंगी, सब स्कोप्स के ऊपर। नॉर्मली सर्वर स्कोप के ऊपर वो वाली सेटिंग्स डिफाइन करते हैं जो कॉमन सेटिंग्स हो। आप चाहते हैं कि अगर 3 पूल आपके पास बने हुए हैं और डोमेन तीनों पूल्स पे सेम असाइन हो या सेम DNS का एड्रेस तीनों पूल्स पे असाइन हो, तब आप वो सेटिंग सर्वर ऑप्शन पे डिफाइन करते हैं आके, ताकि आपको मैनुअली हर 3 स्कोप्स हैं 3 स्कोप्स के ऊपर जाके डिफाइन नहीं करनी पड़ी। लाइक आपके पास 3 स्कोप हैं, तीनों स्कोप पे आप DNS सर्वर आप क्लाइंट को चाहते हैं सेम असाइन हो,
तो बजाय इसके आपके पास 3 स्कोप्स में, स्कोप ऑप्शन में आपको आपके 3 दफ़ा सेटिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। बेहतर ये आप सर्वर ऑप्शन में डिफाइन कर दें। सर्वर ऑप्शन में डिफाइन करने का बेनिफिट क्या होगा, आपके पास जो 3 स्कोप है तीनों के ऊपर वो अप्लाई हो जाएंगी। कल को अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक स्कोप के अंदर जाके स्कोप ऑप्शन में डिफाइन कर दें, तो वो उसकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी, वो सर्वर ऑप्शन वाली सेटिंग्स पुश नहीं होगी क्लाइंट की तरफ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। अब थोड़ा सा इसको आगे जाके और एक्सपेंड करते हैं। हमने किया था, एक पूल क्रिएट किया था। उस पूल की आईडी क्या थी, नेटवर्क आईडी 192.168.1.0/24। और मैंने यहाँ पे रेंज क्या डिफाइन की हुई है, 11 से लेके 100 तक। मैं एक नया पूल क्रिएट करता हूँ, उसकी रेंज डिफाइन करता हूँ 101 से लेके आगे 254 तक। तो देखते हैं वो पॉसिबल है कि नहीं है। मैं राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू स्कोप क्रिएट किया, नेक्स्ट करके किया, स्कोप 2 कर दिया मैंने। पहला स्कोप का नाम सिंपल स्कोप है। तो यहाँ पे मैं रेंज डिफाइन कर रहा हूँ 192.168। पहला मेरे पास था 100 तक था, वो मैंने इसको कर दिया 101 से लेके स्टार्ट कर दिया 192.168 200 तक कर दें। यहाँ पे 254 कर दें, पूरा पूल दे दें। तो यहाँ पे मैं जैसे ही नेक्स्ट करूँगा मेरे पास मैसेज आएगा एक, क्या कहता है, द एड्रेस रेंज एंड मैसेज कॉन्फ्लिक्ट विद द एग्जिस्टिंग नेट। तो कहता है कि ये जो रेंज आप डिफाइन कर रहे हो, इसी नेटवर्क आईडी का एक स्कोप पहले से बना हुआ है। तो ये बात याद रख लेनी है, एक नेटवर्क आईडी का आप एक स्कोप क्रिएट कर सकते हैं, चाहे उस स्कोप में आपने एक आईपी दिया हो या पूरा पूल दिया हो या स्प्लिट किया हो, एक नेटवर्क आईडी का एक स्कोप बनेगा आपके पास। ठीक है, मैं जैसे ही नेक्स्ट कर रहा हूँ, अब ये नेटवर्क आईडी तो मेरे पास पहले से ही यहाँ पे ऐड है, लेकिन मैं रेंज हालांकि डिफरेंट दे रहा हूँ, फिर भी नहीं स्कोप क्रिएट होगा आपके पास। नेटवर्क आईडी डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर जैसे ही मैं पे नेटवर्क आईडी डिफरेंट करूँगा, 0 करता हूँ यहाँ पे मैं, जैसे ही मैं 0 किया तो ये मेरे क्रिएट करने देगा। क्यों, ये नेटवर्क आईडी उस नेटवर्क आईडी से डिफरेंट है। लाइक मैं यहाँ पे एक नया पूल क्रिएट कर देता हूँ 192, इसको यहाँ से 1 से स्टार्ट कर लें, पूरे ऐड कर देता हूँ 254 तक। ऑप्शनल सेटिंग कन्फिगर नहीं करनी, मैं बताना चाह रहा हूँ दो अगर स्कोप ऐड हो वो किस तरह वर्क करेंगे, क्योंकि इसी चीज़ को समझना है। आगे जाके यही सुपर स्कोप जब पढ़ेंगे या DSCP ने राउटेड नेटवर्क, ये चीज़ वहाँ पे काम आएगी। मैं 2 स्कोप क्रिएट कर रहा हूँ। और भाई हाँ जी, ये चीज दूसरा स्कोप हम तब भी यूज कर सकते हैं ना जब आगे 2 राउटर लगे हों। ये बताता हूँ, इसको आगे बजा के पढ़ना भी क्लियर हो जाएगा आपको। दूसरा स्कोप एक रीज़न तो ये हो सकती है, एक रीज़न अभी बता सकता हूँ आपको। ठीक है, जब राउटेड नेटवर्क पढ़ेंगे ना सुपर स्कोप, उसमें क्लियर होगा आपको, बल्कि अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। फिलहाल 2 स्कोप मैंने क्रिएट कर लिए। एक ऑप्शन तो रीज़न तो ये हो सकती है, आपको जो पहला स्कोप आपने डिफाइन किया हुआ था, इसके IP एड्रेसेस एग्जॉस्ट हो गए, सारे के सारे यूज़ हो गए। लाइक 255 IP एड्रेसेस का आप पूल आपने डिफाइन किया हुआ था, 255 IP एड्रेस आपके नेटवर्क पे कनेक्ट हुए, IP एड्रेसेस सारे के सारे कंज्यूम हो गए। ज्यूम करें, जब कंज्यूम हो गए, क्वेश्चन ये है कि DSCP आने वाले क्लाइंट को IP एड्रेस असाइन कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकेगा अगर आपने एक पूल डिफाइन किया हुआ है। अगर आप दूसरा पूल डिफाइन करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर DSCP सर्वर IP एड्रेस असाइन कर देगा क्लाइंट को। क्यों, पहला पूल आपका खत्म हो गया 192 वाला, दूसरा पूल आपने डिफाइन किया हुआ था डिफरेंट नेटवर्क आईडी के साथ। अब DSCP क्या करेगा, इस पूल में से IP एड्रेस असाइन करेगा। सिंगल लैन के अंदर अभी ज्यूम करें राउटर को ना बीच में लेके आए, राउटर को भी हमने स्टडी करने, बीच में राउटर आता है, तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ज्यूम करें ये ऊपर वाला पूल मेरा कंज्यूम हो गया, अब नए वाले आने वाले क्लाइंट को DSCP सर्वर IP एड्रेस असाइन नहीं कर सकता। पहली रीज़न कि आपके नेटवर्क में नंबर ऑफ मशीन बहुत ज़्यादा हो गई थी। आप क्लास को चेंज कर लें, क्लास पहले C यूज़ कर रहे थे, आप क्लास B या क्लास A यूज़ कर लें। यहाँ पे उसका इशू क्या आएगा, अगर आप क्लास A में लेके जाते हैं, आपके नेटवर्क में जितने सर्वर्स पड़े हुए थे, 100 सर्वर्स पड़े हुए थे, या इवन के 10 सर्वर भी थे, इसके अलावा गेटवे हैं, TNS है, हर चीज़ किस पे कन्फिगर हुई है, IP एड्रेस की बेस पे कन्फिगर हुई है। तो आपको हर डिवाइस पे जाके नेटवर्क आईडी वहाँ पे नए सबनेट का IP एड्रेस, नए नेटवर्क आईडी का IP एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। तो क्लास चेंज करें आप, यहाँ पे ये कोई सेंस नहीं बन रही, आप यहाँ से क्लास ही चेंज कर दें, बड़ी क्लास असाइन कर दें। ठीक है, दूसरा कि आप नया पूल इसके अंदर डिफाइन कर दें। आप नया पूल डिफाइन कर देंगे, जब ये पूल एग्जॉस्ट हो जाएगा तो DSCP क्या करेगा, इस पूल में से IP एड्रेस असाइन करेगा। ठीक हो गया। अब आगे जाके ये बात मैं और थोड़ा सा इसको एडवांस कर रहा हूँ। DSCP में एक बीमारी है, एक प्रॉब्लम है DSCP सर्वर में। DSCP सर्वर ने हमेशा सिंगल पूल में से IP एड्रेस असाइन करना है। अगर आपने ये पूल क्या किया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया, क्लाइंट्स को यहाँ से IP एड्रेस मिल गए और ये पूल पूरा का पूरा यूज़ हो गया, तो DSCP सर्वर ने जो नया पूल आपने डिफाइन किया है स्कोप 1, यहाँ पे इसमें से IP एड्रेस असाइन नहीं करेगा। क्यों, DSCP को बीमारी, एक प्रॉब्लम है, वो सिंगल पूल में से IP एड्रेस असाइन करता है।
ठीक है, इसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ आगे कि हम डीएससीपी को एक समूह एक धोखा सा देंगे, उसको बताएंगे ये जो दो पूल हैं ये एक ही पूल बताइए, है। हाँ जी, सॉरी ये बात दोबारा बताइएगा। मैं कह रहा हूँ मैंने फोर एज्यूम करें मेरे पास स्कोप 1 था, वो सारा का सारा कंज्यूम हो गया, उसके अंदर 255 आई पी एड्रेसेस डिफाइन थे, वो आई पी एड्रेसेस यूज़ हो गए। आपने नया पूल क्रिएट कर लिया, आपने कहा कि नए आने वाले क्लाइंट को डीएससीपी स्कोप में से आई पी एड्रेस असाइन करें, लेकिन इशू ये होता है आप नया स्कोप तो डिफाइन कर देते हैं, डीएससीपी इस पूल में से आई पी एड्रेस असाइन नहीं करेगा क्लाइंट को। मैंने बताया प्रॉब्लम क्या है, डीएससीपी के नज़दीक ये दो स्कोप हैं और डीएससीपी को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो एक ही पूल में से आईपी एड्रेस डिफाइन असाइन करता है। डीएससीपी ने इसमें से असाइन कर दी है, आपने नया पूल क्रिएट किया, डीएससीपी इसमें से आईपी एड्रेस असाइन नहीं करेगा। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं। मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा पूल पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो गया है, कंज्यूम हो गया है। अभी यहाँ पे हालांकि एक्चुअल हमारी लैब में एग्जॉस्ट नहीं हुआ, आईपी एड्रेस काफ़ी सारे फ्री पड़े में एक ही असाइन हुआ है। तो मैं इसको मैनुअली एग्जॉस्ट करवा लेता हूँ। इस पूल को मैनुअली एग्जॉस्ट किस तरह करवाता हूँ, मैं यहाँ पे आई पी एड्रेस ही सिंगल डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से टू से टू तक डिफाइन कर दिया, ठीक है। स्कोप 2 है ना, 1 यूज़ कर रहे हैं हमारे डी एस सी पीस में, इसको हम करते हैं। इसको मैंने कहा कि 11 से लेके क्या इसके पास एक ही आई पी एड्रेस है। अब एक ही आई पी एड्रेस है, इसका मतलब क्या है, अभी देखना मैं इस क्लाइंट को रिलीज़ रीन्यू करता हूँ तो मेरा पूल एग्जॉस्ट हो जाएगा। एग्जॉस्ट क्यों होगा, क्योंकि एक ही आई पी एड्रेस था, डी एस सी पी सर्वर ने उसको यहाँ पे मैसेज क्यों आ रहा है हमारे पास, इंटरनल नेटवर्क इनेबल है। अच्छा, रिलीज़ ऑलरेडी किया हुआ है, मैं इसको रीन्यू करता हूँ। यहाँ पे रीन्यू करने का बाद डीएससीपी सर्वर के पास एक ही आईपी एड्रेस था, एक ही आईपी एड्रेस था। अभी देखते हैं इसको आईपी एड्रेस मिलता है। ठीक है, इस मशीन को ये आईपी एड्रेस मिल गया, ठीक है, 1.11 वाला। अब समझे कि इस टाइम एज्यूम करें कि डीएससीपी सर्वर के पास जितने आईपी एड्रेस से जीएससीपी सर्वर ने असाइन कर दिए, मैंने खुद ही लिमिट कर दी है एक का, ताकि मेरा पूल जो है एग्जॉस्ट हो जाए। एग्जॉस्ट होने की निशानी के यहाँ पे रिफ्रेश करें। हाँ ज़रा आप स्कोप 1 पे आइए, क्या कलर, ये ग्रीन कलर, ये सॉरी ब्लू कलर का साइन आ गया इसके ऊपर। ब्लू कलर का साइन का मतलब क्या है, इस पूल के अंदर जितने आईपी एड्रेस आपने डिफाइन किए हुए थे वो डीएससीपी सर्वर असाइन कर चुके हैं, और डीएससीपी के सर्वर के पास मजीद कोई फ्री आईपी नहीं पड़ा हुआ वो क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन कर सके। मैंने एक ही आईपी एड्रेस दिया हुआ, वो डीएससीपी सर्वर ने असाइन कर दी है। अब इसके बाद दूसरा पूल डीएससीपी सर्वर के पास पड़ा हुआ है। अब नया क्लाइंट आएगा, मैं कहता हूँ डीएससीपी सर आपने पूल क्रिएट किया था कि डीएससीपी इस रेंज में से आईपी एड्रेस डिफाइन करें, तो मैं दूसरे डीएससीपी क्लाइंट के पास चला जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास विंडोज 8 भी चल रही है, तो मैं यहाँ पे आके रिलीज रीन्यू करता हूँ। तो देखते हैं दूसरे पूल में से इसको आईपी एड्रेस मिलता है कि नहीं। इस मशीन को रिलीज़ किया, रीन्यू किया, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, हालांकि आपने वहाँ पे पूल डिफाइन किया हुआ है। ये पीपा पे चला जाएगा, इसको आईपी नहीं मिलेगा। इसका भी मैंने सोल्यूशन बताना है कि दूसरा पूल आपने डिफाइन किया वो आईपी कैसे क्लाइंट्स को देगा। मैं डिटेल में जानूँ, यहाँ पे लगा रहेगा आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, हालांकि डीएससीपी सर्वर के पास एक नया पूल पड़ा हुआ है जो डीएससीपी सर्वर उसको साइन कर सकता है क्लाइंट्स को, उस पूल में से आईपी एड्रेस, तो ये लगा रहेगा, यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। क्यों, मैंने बताया डीएससीपी में एक प्रॉब्लम है क्या, कि डीएससीपी ने हमेशा एक पूल से आईपी एड्रेस डिफाइन करना है, असाइन करने है क्लाइंट को, दूसरे पूल से नहीं करेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि मैं एक लॉजिकल एक स्कोप बनाऊंगा, उस स्कोप के अंदर मल्टीपल दो स्कोप ऐड कर दूंगा, तो डीएससीपी को क्या लगेगा ये एक ही स्कोप है। जब डीएससीपी को लगेगा ये एक ही स्कोप है, तो डीएससीपी उसमें से दोबारा आईपी एड्रेस नए पूल में से जब ये एग्जॉस्ट हो जाएगा तो डीएससीपी इस पूल में से आईपी एड्रेस असाइन कर सकता है। वो कब, डीएससीपी को मुझे थोड़ा सा धोखा देना पड़ेगा कि ये दो पूल नहीं एक ही पूल है। जब डीएससीपी एक पूल उसको अंडरस्टैंड करेगा तो फिर डीएससीपी इसमें से आईपी एड्रेस असाइन कर लेगा। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है सुपर स्कोप का। तो मैं सुपर स्कोप क्रिएट करूंगा, सुपर स्कोप के अंदर ये वाले दो स्कोप ऐड कर दूंगा। डीएससीपी ने किसको रीड करना है, सुपर स्कोप को। सुपर स्कोप के अंदर ये दो लॉजिकल स्कोप आपके पास पड़े हुए। तो अब देखिए बाद में जब मैं क्लाइंट के पास आऊँगा, ये एग्जॉस्ट था डीएससीपी क्लाइंट इस पूल में से आईपी गेट कर लेगा, डीएससीपी सर्वर इस पूल में से असाइन करूँगा। तो न्यू सुपर स्कोप किस तरह क्रिएट करना है, राइट क्लिक करें, यहाँ पे न्यू सुपर स्कोप आ रहा है, राइट क्लिक करें, यहाँ पे कोई भी नाम दे दे, सुपर स्कोप मैंने नाम दे दिया। तो कहते कौन से दो स्कोप ऐड करने हैं, मैंने स्कोप दो सिलेक्ट कर लिया। सुपर स्कोप क्या है, कलेक्शन ऑफ स्कोप्स है, सिंपल स्कोप्स का। ये दो सिंपल स्कोप्स से मेरे पास दो हैं, दो से ज़्यादा भी इसमें हो सकते हैं, 4 5 6 ऐड करने सुपर स्कोप्स में, ठीक है। इस टाइम हमारे पास दो क्रिएट हैं। नॉर्मली सुपर स्कोप तब यूज़ होता है जब आपने डिफरेंट नेटवर्क आईडी से क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन करवानी हो,
ये मज़ीद क्लियर होगा जब राउटिंग नेटवर्क में पढ़ेंगे। अभी अमर भाई, अगर ये दो दो डिफरेंट नेटवर्क होंगे तो हमें लाजमी राउटिंग भी करवानी पड़ेगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, मैं उसी की तरफ आगे आना है। ठीक है, उसी की तरफ आगे करना है। अभी आप अपना मसला हल करें। मसला हल क्या कर रहे थे, 255 आईपी एड्रेसेस आपके कंज्यूम हो गए हैं, आपने नया पूल क्रिएट किया, डीएससीपी ने वहाँ से आईपी एड्रेस असाइन नहीं किए। क्यों? डीएससीपी में प्रॉब्लम है, दो स्कोप से आईपी एड्रेस असाइन नहीं करता। आपने एक लॉजिकल स्कोप क्रिएट किया, सुपर स्कोप, उसके अंदर दोनों स्कोप ऐड कर दिए। वह 1.0 स्कोप कंप्लीट हो जाएगा, आने वाले नए क्लाइंट को डीएससीपी यहाँ से आईपी एड्रेस क्या करेगा, असाइन करेगा। अब इशू तो आने का जाहिर सी बात है, दो डिफरेंट नेटवर्क आईडीज़ पे जब मशीन्स आएंगी तो वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगी, तो उसके लिए राउटिंग करवानी पड़ेगी। उसका आगे आके सोल्यूशन देते हैं। फिलहाल हम सोल्यूशन इस चीज़ का देना है कि आने वाले नए क्लाइंट्स को आईपी एड्रेस मिले, एटलीस्ट उनको आईपी एड्रेस तो मिले ना, वो नेटवर्क पे तो आ सके ना। वो बात क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या कि दोनों मशीनें आपस में कम्युनिकेशन कर सके डिफरेंट नेटवर्क की। तो इसलिए हम सोल्यूशन किस चीज़ का दे रहे हैं, क्लाइंट को आईपी एड्रेस एटलीस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, अभी इस केस में तो आईपी एड्रेस मिल ही नहीं रहा, मैं विंडोज 8 वाली मशीन पे आ रहा हूँ। तो मैं आईपी एड्रेस चार उस मशीन को मिले, तो सुपर स्कोप दोनों को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। अब फिनिश करने पे देखे वो दोनों स्कोप यहाँ पे आपके पास नहीं आ रहे, सुपर स्कोप के अंदर चलेंगे। सुपर स्कोप को एक्सपेंड किया, उसके बाद दो ऑप्शन आपके पास आ गए, स्कोप 1 और स्कोप 2 आ गया। अब स्कोप 1 मेरे पास इस टाइम पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका है। अब इस टाइम मैं रिलीज नहीं वहाँ पे दोबारा दूंगा तो देखना क्लाइंट को स्कोप में से आईपी एड्रेस मिल जाएगा, जबकि पहले नहीं मिल रहा था। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, दोबारा से रिलीज की कमांड दी, रीन्यू किया, तो इस टाइम इसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ये देखो 0.1 से इसको आईपी एड्रेस मिल गया। 192.168.1.0 वाला पूल कंज्यूम था, 0.1 वाला भी अवेलेबल था, तो डीएससीपी सर्वर ने उस पूल में से आईपी एड्रेस इस क्लाइंट को असाइन कर दिया। तो सुपर स्कोप हमेशा वहाँ पे यूज़ होगा जब आप अपने नेटवर्क में मल्टीपल सबनेट से या मल्टीपल नेटवर्क आईडी का आईपी एड्रेस इस क्लाइंट्स को असाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो सुपर स्कोप अभी खत्म नहीं हुआ, नहीं आगे भी जाके अब राउटिंग नेटवर्क में पढ़ेंगे, सुपर स्कोप वहाँ पे भी यूज़ होगा। नॉर्मली सुपर स्कोप यूज़ वहाँ पे ही हो रहा है जहाँ पे हमारे पास राउटर पहले से लगा होता है। ठीक है, क्लाइंट को आईपी एड्रेस इस टाइम मिल चुका है। अब इशू आ गया इस नेटवर्क में, जो भी ऐसा ने क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन यही कि डायग्राम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा है प्रॉब्लम इन नेटवर्क ड्यू टू मल्टीपल सबनेट इन सुपर स्कोप। सुपर स्कोप में दो सबनेट ऐड थे, अब एक पूल एग्जॉस्ट हुआ। हाँ, ये बात याद रखनी है, जब एक पूल एग्जॉस्ट होगा ना पूरा का पूरा, तब दूसरे पूल में से आईपी एड्रेस डीएससीपी असाइन करेगा। इस केस में वैसे नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम यही आ गई कि आपके पास दो सबनेट चल रहे हैं। लाइक यहाँ पे दो सबनेट कौन कौन से हैं, 192.168 वाला, जैसे ये पीसी है, सेम लैन था, सेम लैन के ऊपर कुछ मशीन्स कौन सी है आपके पास, 192.168.0 डॉट वाली, दूसरी आपके पास 1021। ये दोनों डिफरेंट सबनेट आ गए आपके पास। अब दोनों डिफरेंट सबनेट है, सेम लैन है, कुछ क्लाइंट्स आपके पास एक नेटवर्क आईडी के हैं, कुछ क्लाइंट दूसरे नेटवर्क आईडी के हैं। अब इशू ये आ गया कि इस मशीन ने, लाइक 1021 पे पड़ी हुई मशीन है, रिसोर्सेज एक्सेस करने इस मशीन पे पड़े हुए। लाइक इस मशीन पे कोई फोल्डर शेयर है, इस मशीन ने एक्सेस करना है 4.4 वाली ने, तो ये नहीं कर सकेगी। क्यों? इनके दरमियान राउटिंग नहीं हुई। जाहिर सी बात है, आपको पता है जब भी डिफरेंट नेटवर्क आईडीज़ के आईपी एड्रेस मशीन पे आईपी एड्रेस असाइन है, तो विदाउट राउटर वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। जब भी डिफरेंट नेटवर्क आईडी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, दरमियान में राउटर का होना ज़रूरी है। लेकिन इस केस में क्या है, ये सिंगल आपके पास इस टाइम लैन लगा हुआ है, दोनों की दोनों मशीनें सेम लैन के साथ कनेक्ट है आपकी, तो कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन से मुराद क्या, मैं ये इसको कैसे कन्वर्ज नेटवर्क में कन्वर्ट करूंगा। कन्वर्ज नेटवर्क का आपको पता होगा, कन्वर्ज नेटवर्क ऐसे नेटवर्क को कहते हैं जिसमें हर डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके। लेकिन इस केस में मेरी ये दोनों सबनेट आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। क्यों? डिफरेंट नेटवर्क आईडी और दरमियान में राउटर नहीं लगा हुआ। तो इसका सोल्यूशन ये है कि मुझे एक राउटर भी लगाना पड़ेगा अपने नेटवर्क में। मैं नेक्स्ट करता हूँ। सोल्यूशन किया, आप अपने मशीन में एक नई मशीन इंस्टॉल करें। ठीक है, उसके ऊपर वो ये कोई सा भी राउटर हो सकता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पढ़ रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे आपने सर्वर 2003 या सर्वर 2008, इवन के सर्वर 2012 को इंस्टॉल किया। इसके ऊपर राउटिंग के ऊपर अलहदा से हमारी क्लास होगी कि सर्वर 2012 को एज अ राउटर किस तरह यूज़ करना है। फिलहाल अज्यूम कर इसके ऊपर आपने राउटिंग की सर्विसेज इंस्टॉल की और इसके साथ दो इंटरफेसेस लगे हुए हैं। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा आपको। अज्यूम करिए कि थे आपके पास लैन लगा हुआ है, लैन के ऊपर ही आपने एक मशीन इंस्टॉल की जिसको आपने क्या बनाना है यहाँ पे, राउटर। आपको पता है राउटर में मल्टीपल राउटर कम्युनिकेशन करवाता है डिफरेंट सबनेट्स की।
जब डिफरेंट सबनेट की कम्युनिकेशन करवाएगा इसके ऊपर डिफरेंट इंटरफेसेस भी होंगे। ये इंटरफेस कहाँ पे चलेंगे, दोनों स्विच के अंदर चलेंगे। ये स्विच सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने राउटर के एक राउटिंग इनेबल किया, आपने राउटिंग कैसे इनेबल करनी है हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आपने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस असाइन किया, दो सबनेट चल रहे हैं 192.168.0.1 एक आईपी एड्रेस आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया एक सबनेट का। दूसरे पे आपने किया इस इंटरफेस पे राउटर का जो ये इंटरफेस है यहाँ पे आईपी दे दिया 192.168.1.1 दे दिया। ये डिफरेंट सबनेट के आईपी एड्रेस हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या ट्रैफिक का फ्लो थोड़ा सा समझना है आपने। यहाँ पे एक क्लाइंट पड़ा हुआ है जिसका आईपी के आपके पास एज्यूम करें इसका आईपी एड्रेस है 192.168.0.10 है, ठीक है। सेम मशीन यहाँ पे पड़ी, मैं फ्लो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पे मशीन है, इसका आईपी है 192.168.1.10 है, ठीक है। ये डिफरेंट सबनेट है, ये डिफरेंट सबनेट है। ये दोनों मशीन जो है ये आप इसमें कम्युनिकेशन करना चाह रही हैं। इशू किया है, डायरेक्ट नहीं कर सकती, डिफरेंट सबनेट पे है। तो आपने राउटर यहाँ पे एक इंस्टॉल किया, राउटर के इस इंटरफेस का एड्रेस है, ये जो इंटरफेस यहाँ पे आ रहा है ये वाला, इसका 0.1 जो राउटर का ये इंटरफेस है, इसका आईपी है 1.1। तो आप क्या करें, इसका सोल्यूशन क्या है, इस मशीन के गेटवे पे जाके, इस मशीन का गेटवे क्या देगा, मैं एंड वाला डिजिट लिख रहा हूँ 0.1, कौन सा, ये वाला। तो इस मशीन का गेटवे क्या देगा, इस मशीन का गेटवे आ जाएगा 1.1। जब इस मशीन पे मैं ये वाला गेटवे दे दूंगा और इस मशीन पे जाके ये वाला गेटवे दे दूंगा, अब ट्रैफिक का फ्लो क्या होगा, जब भी इस मशीन ने इस मशीन के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो पॉसिबल होगी हमारी। क्यों, हमने राउटर ऐड कर लिया और राउटर को दोनों डेस्टिनेशंस का पता है, ये राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। राउटर के अंदर इस राउटिंग टेबल में दोनों की एंट्री होगी, जब दोनों की एंट्री होगी इसका मतलब राउटर दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवा सकता है। तो ट्रैफिक का फ्लो क्या होगा, ये मशीन चाहती है मैं इस मशीन से कम्युनिकेशन करूँ 1.10 वाली से, तो ट्रैफिक का फ्लो समझना है। जब डिफरेंट नेटवर्क आईडी है तो ट्रैफिक कहाँ पे आ जाएगी, इसी मशीन के गेटवे पे। ट्रैफिक आ गई इसके गेटवे पे, राउटर ने कहा व्हाट इज़ योर डेस्टिनेशन, पैकेट में था माई डेस्टिनेशन इज़ 1.10। अच्छा, राउटर ने कहा 1.10 तक जाना है। राउटर ने अपने राउटिंग टेबल में चेक किया कि 1.0 नेटवर्क आईडी मेरे अंदर ऐड है। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं राउटिंग, आपको आइडिया होगा कि राउटर के अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं, उसकी राउटिंग करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट ऑटोमेटिक राउटिंग टेबल में उनकी एंट्री चली जाती है। तो जब राउटर के पास एंट्री आएगी, राउटर ने अपने राउटिंग टेबल में देखा अच्छा इस नेटवर्क तक जाना है, अच्छा इस इंटरफेस से निकाल दो, ऐसा भी पॉसिबल है। राउटर के पास यहाँ पे तीसरा इंटरफेस, यहाँ पे कोई और नेटवर्क लगा हुआ आपके पास, तो राउटर को पता होगा जो ये वाला नेटवर्क है, ये जो ये वाला पीसी है, ये मेरे इस इंटरफेस पे बैठा हुआ है, तो राउटर इस इंटरफेस से बाहर निकाल देगा। जब इस इंटरफेस से बाहर निकाल देगा तो रिप्लाई कहाँ पे, रिक्वेस्ट कहाँ पे आ जाएगी, स्विच पे। स्विच को आगे से पता है आरपी रिक्वेस्ट चलेगी, तो रिक्वेस्ट इस मशीन पे आ जाएगी। जब इस मशीन पे आ जाएगी, अब इस मशीन ने रिप्लाई करना है इस मशीन को उस रिक्वेस्ट का, तो इसने जब रिप्लाई करना है ये भी किसको सेंड करेगी रिक्वेस्ट, इसने भी सेंड कर दी अपने गेटवे को। इसका गेटवे कौन सा है, 1.1 वाला। रिक्वेस्ट यहाँ से निकली 1.1 पे आई, फिर वही हुआ, राउटर ने राउटर टेबल में एंट्री चेक की और इस मशीन को आगे फॉरवर्ड कर दी स्विच से होते हुए, तो हमारी कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी। क्यों हुई, हमने यहाँ पे एक राउटर इंस्टॉल किया है, राउटर के ऊपर दो लैन कार्ड लगाए हमने, दोनों लैन कार्ड को कहाँ पे टर्मिनेट कर दिया, स्विच के अंदर। ये स्विच सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं अलहदा लैन है सेम नेट है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे थे सेम लैन है, तो जाहिर सी बात है सेम लैन है सेम स्विच होगा, डीएससीपी सेम सर लैन के ऊपर पड़ा हुआ था। इशू हमने रिजोल्व करना था इस टाइम किस चीज़ का, जो डीएससीपी सर्वर ने डिफरेंट सबनेट के आईपी एड्रेस असाइन किए हैं, तो वहाँ पे क्या हो, उसके उनके दरमियान कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन के लिए क्या किया था हमने राउटर, उसके लिए एक इशू ये आ गया इस मशीन पे इंटरनेट नहीं चलेगा, तो आप इस मशीन पे एक इंटरफेस निकाल के यहाँ पे इस राउटर के ऊपर यहाँ पे इंटरनेट लगा दें, इस मशीन के ऊपर क्या चला दें आप, नेट चला दें। अब ये मशीन ने अगर इंटरनेट पे जाना है तो कहाँ पे ट्रैफिक आएगी, यहाँ पे इस मशीन है, यहाँ से ट्रैफिक निकल के फिर इसके गेटवे पे जाएगी। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउट कहाँ का ऐड था, डिफ़ॉल्ट राउट इंटरनेट का ऐड था, ट्रैफिक यहाँ पे जाएगी, इंटरनेट भी चलेगा इन मशीन पे। इसी तरह इसी मशीन पे यहाँ पे ट्रैफिक आएगी, इंटरनेट यहीं से इंटरफेस से बाहर निकलेगी ट्रैफिक, तो इंटरनेट भी चलेगा हमारा। हमारा जो प्रॉब्लम की सोल्यूशन था वो भी हमारा हल होगा कि दोनों मशीन के दरमियान कम्युनिकेशन हमारी हो रही है। ठीक हो गया, आज इतना करें, आगे करना है स्टार्ट। ये बात होगी, आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया आपको। लेकिन अभी तक बता दूं, मैंने असल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था सुपर स्कोप का। प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में कभी भी ऐसा नहीं हो रहा,
ऐसा नहीं हो रहा होगा कि एक लैन आप सिंगल लैन के अंदर डिफरेंट सबनेट से आईपी एड्रेसेस असाइन कर रहे हैं। नॉर्मली अगर आपकी ब्रांच ऑफिस है वहाँ पे आप सुपरस्कोप यूज़ करके डिफरेंट सबनेट से आईपी एड्रेसेस असाइन कर रहे होते हैं। वहाँ पे ये डिज़ाइनिंग था, अगर तो आप ऐसा काम करवाने प्ले लैन के अंदर, सबसे गंदी डिज़ाइनिंग थी आपकी। आपको पहले से समझना चाहिए था कि मेरी कंपनी फ्यूचर में आने वाले 5 साल में या 6 7 10 सालों में इतनी ग्रो करेगी, तो आप उसके मुताबिक ही अपनी क्लास डिफाइन करते हैं डीएससीपी सर्वर के अंदर। ये तो बहुत गंदा था। आपने पहले 255 आईपी एड्रेसेस डिफाइन किए हुए थे, आने वाले 3 4 5 सालों में कंपनी इतनी ग्रो की, नंबर ऑफ़ यूज़र ज़्यादा हो गए, तो आप बाद में सुपरस्कोप चला के लैन के अंदर ये इस तरह का सिनेरियो क्रिएट किया हुआ आपने। तो डिज़ाइनिंग सिनेरियो में आपको पहले से आप बड़ी क्लास सेलेक्ट करें अगर आपको आइडिया है कि मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है आने वाले नेटवर्क फ्यूचर में। तो सुपर स्कोप अभी ख़त्म नहीं हुआ। और भाई हाँ जी। राउटिंग टेबल में एंट्री ऐड कर देंगे बस, तो ये राउट शुरू कर देगा। यार जब कौन राउटिंग पर सा आगे, कल आपने बताई थी राउटिंग टेबल की एंट्री कौन सी थी? अब इस सिनेरियो में यार, जब इस सिनेरियो में जैसे ही आप राउटर इसके ऊपर इंस्टॉल करोगे और 2 लैन कार्ड लगा के केबल के साथ टर्मिनेट करोगे ना, केबल स्विच के साथ, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। राउटर के अंदर ऑटोमेटिकली एंट्री आ जाती है। जब आप राउटिंग पर होगे आपको पता लगेगा कि राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड जितने नेटवर्क्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। ठीक हो गया। हाँ, ये एक सिनेरियो था कि ये राउटर है, यहाँ पे इसके साथ एक नेटवर्क ये लगा हुआ है, इसके साथ एक नेटवर्क ये लगा हुआ है, इसकी एंट्री राउटर में नहीं आनी थी, वो आपको मैनुअली करवानी पड़नी थी क्योंकि राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। ये वाला नेटवर्क राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट था, इसकी एंट्री चली जानी थी इसकी भी। लेकिन ये वाला आगे से तीसरे लिंक पे जाके दूसरे लिंक पे ये वाला नेटवर्क टैग लाइक यहाँ पे भी एक ब्रांच ऑफिस हो सकता है, यहाँ पे अलग से लैन लगा हुआ है, इसकी एंट्री राउटिंग टेबल के अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, इसकी एंट्री आपको मैनुअली करवानी पड़ेगी। फिलहाल इस कंसेप्ट के मुताबिक जो जितना मैंने अभी बताया ना, इसमें राउटिंग के अंदर राउटिंग एंट्री आपको मैनुअली नहीं करवानी पड़ेगी, डायरेक्टली कनेक्टेड है, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। आपने सिर्फ राउटर को राउटिंग का फीचर रोल्स एंड फीचर्स में जाके ऐड करना है, वो ऐड करके मैं बता दूंगा। आपने सिर्फ ऐड करना है, सर्विस स्टार्ट करनी है। सर्विस स्टार्ट करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक राउटर डिटेक्ट कर लेता है कि इसके जितने इंटरफेसिस हैं उसके साथ जो लैन लगे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली अपने साथ कनेक्ट कर लेगा। ठीक हो गया। तो स्कोप लेवल पे मैंने बता दिया, सर्वर लेवल पे बता दिए। स्कोप लेवल की प्रायोरिटी ज़्यादा, सर्वर लेवल की जो सर्वर लेवल पे सेटिंग्स डिफाइन करेंगे उसका इम्पैक्ट सारे के सारे स्कोप्स पे होगा। तो ये वही आ रहा है स्कोप ऑप्शन। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूँ, यहाँ पे 2 स्कोप क्रिएट किए हुए हैं आपने, 3 स्कोप। पहला स्कोप ये है, दूसरा सॉरी 2 स्कोप है, स्कोप 1 है, 3 ही यहाँ ठीक है, एक 10 वाला है, एक 172 वाला, एक 192 वाला है। 3 स्कोप यहाँ पे आपने डिफाइन किए हैं। तो हर स्कोप के अंदर उसका स्कोप ऑप्शन की सेटिंग आ रही होती है। जैसे 3 स्कोप है, यहाँ पे स्कोप ऑप्शन है, यहाँ पे स्कोप ऑप्शन, यहाँ पे स्कोप ऑप्शन, लेकिन सर्वर ऑप्शन एक ही आ रही होती है आपके पास। ठीक है, क्यों कि सर्वर ऑप्शन में जो भी सेटिंग आप डिफाइन करेंगे उसका इम्पैक्ट तीनों स्कोप्स पे होगा, अगर वो स्कोप ऑप्शन के अंदर डिफाइन नहीं है। अगर डिफाइन है तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। स्कोप ऑप्शन यही है, ऐड करके दिखा दिए। अब थोड़ा सा आ जाते हैं डीएससीपी इन राउटेड नेटवर्क। राउटेड नेटवर्क समझते हैं आप कि पहले तो हम डिस्कस कर रहे थे डीएससीपी सर्वर को एक सिंगल लैन के अंदर सिंगल स्विच पड़ा हुआ है, सिंगल सबनेट हमारे पास चल रहा है, उसके अंदर एक ही डीएससीपी सर्वर पड़ा हुआ है। अब एज्यूम करें आपके पास सबनेट ए है जो कहाँ पे है 192.168, ठीक है, डीएससीपी क्लाइंट यहाँ पे पड़े हुए हैं, और दूसरा सबनेट आपके पास क्या है 1021 वाला सबनेट भी आ गया, बीच में क्या आ गया आपके पास राउटर। राउटर क्यों है, जाहिर सी बात है आपने दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है, आपके पास राउटर आ गया। ये ऐसा भी हो सकता है सेम ऑफिस है आपके पास, हमने डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड किया हुआ है और राउटिंग करवा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये रिमोट लोकेशन है आपकी, यूएसए ऑफिस है, और यूएसए ऑफिस में ज़ूम करें या एक सबनेट है आपके पास, वहाँ पे डीएससीपी सर्वर पड़ा हुआ है आपके पास और डीएससीपी क्लाइंट यहाँ पे है। अब क्वेश्चन ये है कि सबनेट ए में डीएससीपी सर्वर लगा ही नहीं हुआ। जब सबनेट ए में डीएससीपी सर्वर पड़ा ही नहीं हुआ तो क्या ये पॉसिबल है कि ये रिमोट लोकेशन पे पड़े हुए डीएससीपी सर्वर से आईपी एड्रेस गेट कर सकें? तो ये बिल्कुल पॉसिबल होता है आपके पास कि ऐसा नेटवर्क जहाँ पे डीएससीपी सर्वर पड़ा ही नहीं हुआ, वो किसी दूसरी नेटवर्क में जाके डीएससीपी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करे, वहाँ से आईपी एड्रेस गेट कर सके। तो बिल्कुल आईपी एड्रेस गेट कर सकता है, लेकिन इस केस में हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है आपको पता है, डीएससीपी सर्वर या डीएससीपी क्लाइंट क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। अज्यूम करें क्लाइंट बी में डीएससीपी सर्वर पड़ा हुआ है, यहाँ पे डीएससीपी क्लाइंट पड़ा हुआ है सबनेट ए में, इसने आईपी एड्रेस गेट करना है। आईपी एड्रेस गेट करना, आपने जैसे ही केबल प्लग की, इसने क्या किया, डीएससीपी डिस्कवर ब्रॉडकास्ट सेंड की, इस लैन के ऊपर पड़े हुए सब मशीन पे ब्रॉडकास्ट गई। ये राउटर भी
कि इनके लैन के साथ कनेक्ट है वो ब्रॉडकास्ट DHCP क्लाइंट से होती हुई राउटर तक आ गई। अब राउटर को कहते हैं राउटर इज ए ब्रॉडकास्ट फिल्टरिंग डिवाइस। राउटर ब्रॉडकास्ट को आगे जाने ही नहीं देती। क्यों? राउटर के पास अगर राउटिंग टेबल में एंट्री है, राउटर को डेस्टिनेशन का पता है तो राउटर फॉरवर्डिंग करता है। अब राउटर को डेस्टिनेशन का पता ही नहीं तो राउटर ब्रॉडकास्ट करता नहीं है। राउटर का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। ठीक है, डाटा फॉरवर्डिंग के केस में कुछ केसेस है राउटर ब्रॉडकास्ट करता है, वो ये है कि राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हो मल्टीकास्ट वगैरह कर रहा होता है। लेकिन डाटा फॉरवर्डिंग के केस में राउटर कभी भी ब्रॉडकास्ट बाय डिफॉल्ट नहीं कर रहा होता। अब इशू ये होगा DHCP सर्वर जहाँ पे पड़ा हुआ है, DHCP क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट होते हुए राउटर तक आ गई क्योंकि लैन में तो DHCP पड़ा ही नहीं हुआ था। राउटर तक आ गई, राउटर ने देखा अच्छा व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में लिखा हुआ था डेस्टिनेशन एड्रेस 255.255.255.255। अब राउटर के राउटिंग टेबल में एंट्री ही नहीं है। अब एंट्री नहीं है, राउटर ब्रॉडकास्ट को क्या कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है। अब यहाँ पे राउटर रिक्वेस्ट को डिस्कार्ड कर देगा तो रिक्वेस्ट तो आगे जाएगी ही नहीं आपकी। जब रिक्वेस्ट DHCP सर्वर तक नहीं जाएगी तो IP एड्रेस क्या होगा, असाइन ही नहीं होगा। इशू क्या है, ब्रॉडकास्ट की वजह से। अब इसके दो सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम के। DHCP सर्वर तक मेरी रिक्वेस्ट चली जाए क्लाइंट से, इसके दो सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन की दो सोल्यूशन में पहला सोल्यूशन क्या है, इस राउटर के ऊपर एक पुराने ज़माने में राउटर आता था लेकिन अब वो यूज़ नहीं होते इंडस्ट्री में, ना ही रिकमेंडेड है। एक आप ऐसा राउटर लगाए जो ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड कर दे आगे, जिसमें आप ब्रॉडकास्ट को इनेबल कर सकते हैं। लेकिन इशू क्या आता है, राउटिंग हो रही है राउटर में अगर मल्टीपल 10-12 सबनेट कनेक्ट हैं तो सारों की ब्रॉडकास्ट एक दूसरे में जानी शुरू हो जाए तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एक लाइन में इशू है आपका पूरा का पूरा नेटवर्क चोक करके रख देगा वो। तो और एक ऐसा राउटर यहाँ पे लगाए, रीज़न ये मैंने बता दिया आपको, ब्रॉडकास्ट की वजह से हमारी ट्रैफिक आगे नहीं जाएगी। तो इसके सोल्यूशन क्या है, पहला सोल्यूशन क्या है, पुट DHCP सर्वर इन एवरी सबनेट। कि मैं सबनेट ए जो था जहाँ पे DHCP सर्वर नहीं पड़ा हुआ था वहाँ पे आप DHCP सर्वर रख दे अलहदा से। ठीक है, ये तो अलहदा सिनेरियो आ गया कि एक हर सबनेट में अपना DHCP सर्वर पड़ा हुआ है। अपना DHCP सर्वर लगा देगा, आपको सोल्यूशन मिल देगा। अपने सबनेट का पे अपना पड़ा हुआ DHCP सर्वर काम करेगा, उन पे आने वाले क्लाइंट्स इंटरटेन होंगे। दूसरा तरीका के सोल्यूशन क्या है इसका, दूसरा सोल्यूशन क्या है, डिप्लॉय RFC 1542 स्टैंडर्ड कंप्लाइंट राउटर। यानी कि ये राउटर का स्टैंडर्ड है, जब राउटर आते हैं उन पे स्टैंडर्ड होता है कि ये RFC 1542 कंप्लाइंट राउटर है। ये ऐसा राउटर है, इसका फीचर ऐसा, ये ब्रॉडकास्ट को क्या करता है, अलाउ कर देता है। आप ये वाला राउटर लगा दें जो मेरा ख्याल है आज कल नहीं आ रहे होंगे बिल्कुल भी, बहुत पुराना राउटर है ये इस स्टैंडर्ड के। आप लगा दें उस राउटर में ब्रॉडकास्ट इनेबल कर दें, ब्रॉडकास्ट जब इनेबल कर देंगे तो राउटर से ब्रॉडकास्ट आगे चली जाएगी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। वो अज्यूम कर ले बिल्कुल ऐसे कम्युनिकेशन हो रही है जैसे आपकी डोरा प्रोसेस में लैन के अंदर हो रही थी। तो ये रिकमेंडेड नहीं है दूसरा तरीका, लेकिन सोल्यूशन है कि आप इस स्टैंडर्ड का राउटर लगाए और ब्रॉडकास्ट आगे फॉरवर्ड कर दें। हाँ जी, आजकल तो वैसे नॉर्मली ये भी राउटर्स के अंदर ही आ रहे हैं ना DHCP से होते हैं सर्वर्स। हाँ DHCP सर्वर राउटर के ऊपर चल रहा है आपके, तो उस पर बेसिकली रिले एजेंट चल रहा होता है। मैं आगे जाके उसी को बताने लगा। राउटर के ऊपर आपका रिले एजेंट चल रहा है आपका। और वैसे भी जब भी आप राउटर के ऊपर DHCP सर्वर चलाते हैं तो आपको इंटरफेस भी स्पेसिफिक करना पड़ता है, ये DHCP किस इंटरफेस पे चलेगा। ग्लोबली नहीं डिफाइन हो रहा कि ये DHCP सर्वर सारे इंटरफेस को इंटरटेन करेगा। आपको इंटरफेस डिफाइन करना पड़ेगा कि इस इंटरफेस से रिक्वेस्ट आती है तो DHCP की रिक्वेस्ट लिसन होगी। ठीक है, तो तीसरा तरीका क्या, कन्फिगर द राउटर टू फॉरवर्ड DHCP ब्रॉडकास्ट पैकेट। तीसरा तरीका यही है, आपका एक राउटर लगा हुआ है सिस्को का, ज्यूम कर लें आप, उसके ऊपर IP हेल्पर की एक कमांड होती है। सिस्को की कॉन्फ़िगरेशन इसमें मैं जान नहीं रहा, लेकिन मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ इस टाइम आपको इस प्रॉब्लम के, ताकि आप इंडस्ट्री में जो आपको आइडिया हो। पहला डिफरेंट DHCP, दूसरा RFC 1542 कंप्लाइंस राउटर लगाए। तीसरा क्या है, आप राउटर के ऊपर आके सिर्फ और सिर्फ DHCP रिले एजेंट या DHCP की ब्रॉडकास्ट को इनेबल कर दें। लाइक इस राउटर के ऊपर आप आते हैं, इस राउटर के ऊपर आप आके कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं कि सारी ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अगर DHCP की ब्रॉडकास्ट आती है तो उसको दूसरे सबनेट में ब्रॉडकास्ट कर दो। जब रिक्वेस्ट दूसरे सबनेट में ब्रॉडकास्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक इनके दरमियान कम्युनिकेशन राउटर करवा रहा होगा। क्यों, राउटर अब DHCP की ब्रॉडकास्ट के लिए इनेबल कर दिया गया है। RFC कंप्लाइंट राउटर में स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि हम DHCP सर्वर के लिए ब्रॉडकास्ट को इनेबल करो। उसमें जब हम ब्रॉडकास्ट इनेबल करेंगे वो सारी की सारी हर टाइप की ट्रैफिक के लिए ब्रॉडकास्ट इनेबल हो जाएगी। लेकिन जब हम IP हेल्पर से करते हैं तो उसमें हम डिफाइन कर देते हैं DHCP की ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ किया है ब्रॉडकास्ट कर दो। लेकिन हम माइक्रोसॉफ्ट पा रहे हैं, ये ऊपर वाले 3 सोल्यूशन अलहदा थे। हम माइक्रोसॉफ्ट पा रहे हैं, हमारा सोल्यूशन किया हमने जो इंप्लीमेंट करना है वो कन्फिगर है DHCP रिले एजेंट इन ए नेटवर्क। ये चीज़ बता दूं, राउटर के ऊपर भी आके हम DHCP रिले एजेंट चला सकते हैं।
ठीक है, तो रिले एजेंट क्या होता है उसको देखते हैं। वो रिले एजेंट राउटर के ऊपर भी चल सकता है। अब रिले एजेंट कहाँ पे लगाना है? रिले एजेंट एक अलहदा से मशीन लगानी है आपने उस नेटवर्क में जहाँ पे डीएससीपी सर्वर नहीं चल रहा। आपके पास सबनेट 8 है, यहाँ पे डीएससीपी सर्वर नहीं चल रहा। आप इसके लैन पे एक नई मशीन इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इस मशीन के ऊपर रिले एजेंट इंस्टॉल। रिले एजेंट की लैब मैक्सिमम है 2 से 3 मिनट की लैब होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने वाला है। रिले एजेंट क्या करता है? अमर भाई, हाँ जी, अमर भाई, हाँ जी। इसका फिर हमें एडवांटेज क्या हुआ कि अगर हमने एक नई मशीन लगानी है, मतलब नई एक मशीन लगाते हैं तो हम उसे डीएससीपी यार सर्वर की तरफ रिले आ सकते रिले हैं। एजेंट कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। रिले एजेंट आपके नेटवर्क में यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लैन है, आपके नेटवर्क में एक मशीन अलहदा से पड़ी हुई थी, कोई ना कोई सर्विस उसके ऊपर चल रही होगी, वेब सर्वर चल रहा है, कोई भी वेब सर्वर चल रहा है, आप एग्जिस्टिंग मशीन के ऊपर जाकर रिले एजेंट चला दें। ज़रूरी नहीं है आप एक रिले एजेंट के लिए एक डेडिकेट मशीन रखें। आपके पास एग्जिस्टिंग सर्वर लैन के ऊपर कोई और सर्वर भी तो पड़े होंगे, किसी भी मशीन के ऊपर जाके आप रिले एजेंट चला दें। ये दूसरा तरीका कि आप राउटर के ऊपर चला दें। आप लैन पे मशीन रखना ही नहीं चाहते, आप राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करें। सिस्को का राउटर है, जो भी राउटर पड़ा हुआ है, आप इसके ऊपर रिले एजेंट इनेबल कर दें। अब ये रिले एजेंट तो क्या है, किस्म का इस लैन के साथ भी कनेक्ट है, इस लैन के साथ भी कनेक्ट है। तो ये जब भी ट्रैफिक राउटर के ऊपर आएगी तो राउटर के ऊपर ब्रॉडकास्ट बाय डिफॉल्ट क्या थी, डिसेबल थी, लेकिन राउटर के ऊपर रिले एजेंट भी चल रहा था। तो ट्रैफिक जब रिले एजेंट पे आएगी, रिले एजेंट बेसिकली ब्रॉडकास्ट को यूनिकास्ट में कन्वर्ट करता है। जब रिक्वेस्ट ट्रैफिक हमारी यूनिकास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो राउटर को देता है, राउटर क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। बेसिकली होता क्या मैं बताता हूँ। इस सबनेट के अंदर आप एक ऐसी मशीन रखेंगे जिसके ऊपर आपने रिले एजेंट चला दिया। रिले एजेंट के लिए एक मशीन अलहदा से भी रख सकते हैं, एग्जिस्टिंग जो आपकी सर्विस चल रही है उसी सर्वर के ऊपर भी रिले एजेंट कर दिए। तीसरा कि आप राउटर के ऊपर चला दें। ठीक है, ये डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेटर पे, वो जिसके साथ कंफर्टेबल है। अब रिले एजेंट उस रिले एजेंट वाली मशीन उस नेटवर्क में आएगी जहाँ पे डीएससीपी सर्वर नहीं पड़ा हुआ। अब रिले एजेंट बेसिकली करता क्या है? इशू क्या था ब्रॉडकास्ट का। अगर मैं ब्रॉडकास्ट को किसी तरीके से यूनिकास्ट में कन्वर्ट कर दूं, मेरी डीएससीपी क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है ब्रॉडकास्ट, वो यूनिकास्ट में कन्वर्ट हो जाए। जब वो रिक्वेस्ट यूनिकास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और वो फिर राउटर में से पास हो, तो ये बिल्कुल कम्युनिकेशन मेरी हो सकती है, क्योंकि राउटर यूनिकास्ट को आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो रिले एजेंट किस तरह ब्रॉडकास्ट को यूनिकास्ट में कन्वर्ट करता है उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखते हैं, फिर लैब में जाके देखते हैं। मतलब राउटर पहले इसको 192.168 वाला पहले देगा, नेटवर्क वाला इसको आईपी देगा। नहीं, मैं बताता हूँ, ये मैं ये डायग्राम ओपन करता हूँ, अभी ये क्लियर हो जाएगा जो क्वेश्चन किया ना आपने। यूनिकास्ट तभी होगी ना जब मैं उसको आईपी मिल मैं जाएगा। बताता हूँ आपको। ये देखें, ये राउटर लगा हुआ है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे डीएससीपी सर्वर पड़ा हुआ है, यहाँ पे रिले एजेंट है। अब राउटर से ब्रॉडकास्ट नहीं जा सकती, लेकिन मैं ट्रैफिक को अगर क्या करूँ, यूनिकास्ट करूँ, वो जा सकती है। आपने ये राउटर लगाया, यहाँ से ट्रैफिक चली जाएगी आपके पास। अब इसमें देखिए, पहले हमारे पास डिस्क डोरा का प्रोसेस में कितने आपके पास पैकेट थे? 4 पैकेट थे। अब इसके केस में रिले एजेंट के केस में हमारे पास ये 4 से मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाते हैं, 8 पैकेट्स हो जाते हैं। क्यों? अब रिक्वेस्ट डीएससीपी क्लाइंट से डीएससीपी सर्वर पे डायरेक्ट नहीं जाएगी, डायरेक्ट जा ही नहीं सकती। क्यों? बीच में राउटर आ रहा है, वो ब्रॉडकास्ट ब्लॉक कर रहा है। तो इस क्लाइंट नेटवर्क में पड़ा हुआ ज़ूम करें। अब डोरा प्रोसेस हम दोबारा से देखने लगे हैं रिले एजेंट के केस में। ये क्लाइंट वन है, ये क्या करेगा, ये रेड कलर का जो आ रहा है ब्रॉडकास्ट करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। रिक्वेस्ट यहाँ पे डिस्कार्ड होगी राउटर पे। ठीक है, अब रिक्वेस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ, ये रिले एजेंट है, ये मशीन 0.10 वाली, इसके ऊपर डीएससीपी रिले एजेंट चल रहा है। राउटर के पास आई तो रिक्वेस्ट क्या होगी, डिस्कार्ड होगी। लेकिन ये जो रिक्वेस्ट थी, ये रिक्वेस्ट रिले एजेंट तक भी तो आई ना। ठीक है, पहला क्या हुआ, क्लाइंट वन ब्रॉडकास्ट और डीएससीपी डिस्कवर पैकेट। क्लाइंट ने डीएससीपी डिस्कवर पैकेट को ब्रॉडकास्ट किया। ब्रॉडकास्ट करने पर रिक्वेस्ट कहाँ पे आ गई, राउटर ने तो डिस्कार्ड कर दी, लेकिन रिले एजेंट ने के पास आ गई। अब ये बात रखनी है, रिले एजेंट को डीएससीपी सर्वर का पता होता है। जब रिले एजेंट को मैं बता दूंगा कि जब भी डीएससीपी की ट्रैफिक आए, तुमने इस सर्वर को दे देनी है। फॉर एग्जांपल डीएससीपी सर्वर ये पड़ा है, इसका जो आईपी था, मैं जब भी रिले एजेंट कन्फिगर करूंगा ना, मैं रिले एजेंट की कन्फिगरेशन के अंदर जाके डीएससीपी सर्वर का आईपी एड्रेस ऐड करूंगा। इसको बताऊंगा कि जब भी तुम्हारे पास कोई डीएससीपी सर्वर की रिक्वेस्ट आती है, तुमने डीएससीपी सर्वर को फॉरवर्ड करनी है। जब रिले एजेंट को डीएससीपी सर्वर का पता होगा तो ये क्या करेगा, डीएससीपी सर्वर के ऊपर यूनिकास्ट आईपी है, रिले एजेंट के पास खुद भी यूनिकास्ट आईपी है। रिले एजेंट पे आपने पहले आईपी एड्रेस असाइन कर लेना है मैनुअली, स्टैटिक। रिले एजेंट के पास भी स्टैटिक आईपी है, डीएससीपी सर्वर के पास भी स्टैटिक आईपी है। जब दोनों के पास स्टैटिक आईपी होगा, इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन तो यूनिकास्ट पॉसिबल है ना। ठीक है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा किसको, रिले एजेंट को। रिले एजेंट को डीएससीपी सर्वर का पता है, तो क्लाइंट पहले डीएससीपी रिले एजेंट ब्रॉडकास्ट रिसीव करेगा।
ब्रॉडकास्ट रिसीव करने के बाद उसको पता है ये डीएससीपी सर्वर को देनी है, तो वो यूनिकास्ट में कन्वर्ट करके आगे फॉरवर्ड करेगा ना। अब यूनिकास्ट में कन्वर्ट करके फॉरवर्ड करेगा डिस्कवर पैकेट, तो ये पैकेट मेरे पास डबल नहीं हो गए। पहले डीएससीपी सर्वर तक जब रिक्वेस्ट जा रही थी, ये पैकेट जा रहा था, सिंगल पैकेट जा रहा था, डिस्कवर का एक पैकेट जा रहा था। लेकिन अब डिस्कवर पैकेट 2 पैकेट के थ्रू पहुंचेगा, तो ऑटोमेटिक मेरी 4 से 8 पैकेट्स हो जाएंगे। वो किस तरह होंगे इसको मैं करता हूँ आगे। कम्युनिकेशन किस, ये आप इसी तरह संभाले, 3 बंदे हैं, ठीक है। लाइक उमर ने बात करनी है एहसन के साथ, ठीक है। अब दोनों डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बीच में आसिम आ गया। अब आसिम ऐसा बंदा है जो एहसन की लैंग्वेज को भी समझता है, उमर की लैंग्वेज को भी। अब मैं जो बात करूँगा मैं आसिम को बताऊँगा, आसिम मेरी बात को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट करने के बाद आगे एहसन को बताएगा, तो मैसेज क्या होगी, डबल नहीं होगी। मैंने हेलो किया, एहसन ने, आसिम ने पहले हेलो को क्या किया, ट्रांसलेट किया, और फिर आगे एहसन को बताया। तो पहले हेलो में अगर मैं डायरेक्ट करता डीएससीपी सर्वर को डायरेक्ट जा रहा था सिंगल में, लेकिन इस वक्त क्या हुआ है, 2 दफ़ा जा रहा है। 2 दफ़ा से मुराद है 2 डिवीजन होकर जा रही है 2 पैकेट्स में। तो क्लाइंट ने पहले ब्रॉडकास्ट की, ब्रॉडकास्ट डीएससीपी रिले एजेंट ने क्या की, लिसन की, रिले एजेंट फॉरवर्ड द डीएससीपी डिस्कवर मैसेज टू डीएससीपी सर्वर। समझ लगी, पहले डिस्कवर पैकेट डायरेक्ट डीएससीपी पे चला गया था। अभी क्या हुआ है, डिस्कवर पैकेट पहले रिले एजेंट पे गया, रिले एजेंट ने फिर किसको फॉरवर्ड किया, यूनिकास्ट करके डीएससीपी सर्वर को। तो पहले ये देखे 2 पैकेट आपके पास आ गए। सेम ऑफ मैसेज क्या होगा इसी तरह, ऑफर। अब डीएससीपी क्या करेगा, ऑफर करेगा किसको, रिले एजेंट को। रिले एजेंट आगे से क्या करेगा, ये यूनिकास्ट हो रही है, ये बात याद रखनी है। रिले एजेंट और डीएससीपी सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन यूनिकास्ट है, लेकिन डीएससीपी क्लाइंट और एजेंट के रिले एजेंट के दरमियान कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट है, क्योंकि इनके दरमियान तो कोई राउटर नहीं है, लेकिन इनके दरमियान राउटर है और इनके दोनों के पास यूनिकास्ट आईपी, दोनों यूनिकास्ट कर सकते हैं। तो तीसरे मैसेज में क्या हुआ, सर्वर सेंड्स अ डीएससीपी ऑफर मैसेज टू द डीएससीपी रिले एजेंट। डीएससीपी सर्वर ने क्या किया, इसको मैसेज सेंड किया, ये यूनिकास्ट हुई है। ये वाला मैसेज ऊपर वाला ब्रॉडकास्ट हुआ है, ये नीचे वाला क्या है, यूनिकास्ट हुआ है। ये नीचे वाला पैकेट भी क्या है, यूनिकास्ट, क्योंकि ये जो दूसरा तीसरा मैसेज था ये कम्युनिकेशन किसके दरमियान हो रही है, रिले एजेंट और डीएससीपी सर्वर के दरमियान। इसी तरह चौथा पैकेट देखें, इसने क्या किया, ब्रॉडकास्ट कर दी ऑफर को। रिले एजेंट ने ब्रॉडकास्ट करनी है क्लाइंट की तरफ, लेकिन जब इसने सर्वर को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है तब यूनिकास्ट करनी है। इसी तरह 8 के 8 पैकेट चलाएं आप, एक्नोलिजमेंट होगी, आपके पास क्लाइंट को आईपी एड्रेस मिल जाएगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्लाइंट ने ब्रॉडकास्ट की, रिक्वेस्ट डीएससीपी रिले एजेंट पे आई, रिले एजेंट को पता था चाहिए डीएससीपी की रिक्वेस्ट है, डीएससीपी सर्वर को फॉरवर्ड करनी है, रिक्वेस्ट यहाँ से होती हुई डीएससीपी सर्वर तक आ गई डिस्कवर। अच्छा, इसने कहा कि डिस्कवर का इसने क्या करना है, ऑफर करना है। इसने कहा कि मैं ये वाला आईपी एड्रेस क्या कर रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ। रिले एजेंट को बता दिया कि तुम क्लाइंट को आगे जाके बता दो मैं ये वाला आईपी एड्रेस ऑफर कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट तो डीएससीपी क्लाइंट को नहीं ना बता सकता, राउटर है। तो डीएससीपी सर्वर भी क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा रिले एजेंट को। रिले एजेंट ने जो ऑफर का पैकेट आया तो उसको आगे से क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। क्लाइंट ने ब्रॉडकास्ट ऑफर एक्सेप्ट की, ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद इसने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट फिर ब्रॉडकास्ट हुई, रिले एजेंट पे पास आ गई। रिले एजेंट ने यूनिकास्ट किए पे कन्वर्ट किया, क्यों किया, उसको डीएससीपी सर्वर का पता था, रिक्वेस्ट डीएससीपी सर्वर पे आ गई। अच्छा, डीएससीपी सर्वर ने कहा मुझे रिक्वेस्ट चाहिए है, डीएससीपी ने कहा कि ये लो ये वाला आईपी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्नॉलेज कर रहा हूँ इस आईपी की। उन्हें रिले एजेंट को बताया, रिले एजेंट ने आगे से क्या किया, दोबारा से ब्रॉडकास्ट की, ब्रॉडकास्ट करने के बाद क्लाइंट को आईपी मिल गया। तो कम्युनिकेशन में मेरे कितने पैकेट ऑटोमेटिक डबल नहीं होगी, क्योंकि बीच में इंटरमीडिएटर आ रहा है, ट्रांसलेटर आ रहा है, तो ऑटोमेटिक मेरे आईपी 4 से 8 बन गए। कम्युनिकेशन बिटवीन डीएससीपी क्लाइंट एंड रिले एजेंट ब्रॉडकास्ट है, कम्युनिकेशन बिटवीन रिले एजेंट एंड डीएससीपी सर्वर यूनिकास्ट हो रही है। ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि डीएससीपी रिले एजेंट और डीएससीपी सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन की टाइप क्या होती है, आपने कहना यूनिकास्ट, और डीएससीपी क्लाइंट और डीएससीपी रिले एजेंट के दरमियान कम्युनिकेशन क्या होती है, आपकी ब्रॉडकास्ट होती है। रिले एजेंट आने का फ़ायदा क्या हुआ, रिले एजेंट को डीएससीपी सर्वर का मैंने बता दिया तो मेरी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली यूनिकास्ट में कन्वर्ट हो गई है। समझ लगी इस चीज़ की, ठीक है। अब क्या होगा, अब रिले एजेंट को कन्फिगर करना। अब यहाँ पे भी एक इशू है, थोड़ा सा मैं एडवांस कर रहा हूँ, ये बात समझनी है। जब आपको इतनी बात समझ आ गई, इसका मतलब आपको स्कोप, सुपर स्कोप समझ आ गया, रिले एजेंट समझ आ गया, डीएससीपी ने राउटिंग नेटवर्क समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे पड़े वीलैन है, इसका सबनेट क्या है 192 वाला, दूसरे पे पड़ी वीलैन का सबनेट क्या है 1021 वाला। अब यहाँ पे पड़ा हुआ क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की ब्रॉडकास्ट, डीएससीपी सर्वर को डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट आई, डीएससीपी सर्वर ने 1021 की रेंज में से आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, ठीक है।
यहाँ पे जाहिर सी बात है DHCP पे आपने सुपर स्कोप बनाया होगा, सुपर स्कोप के अंदर आपने एक सबनेट कौन सा रखा हुआ है 1021 वाला, दूसरा सबनेट आपने कौन सा रखा हुआ है 192.168 वाला, वो DHCP में ऑलरेडी सुपर स्कोप पे डिफाइन किया हुआ है आपने। अब इशू ये है DHCP सर्वर को ये कैसे पता लगेगा कि जब भी इस नेटवर्क से ट्रैफिक आए या ये एजेंट वाले से, तो मैंने 192 से IP नहीं देता, 1021 से IP नहीं देना, 192 वाले से IP देना है। DHCP को ये कैसे पता लगेगा, ये क्वेश्चन है ना। ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ से रिक्वेस्ट आया, DHCP इसको क्या करे 10 वाले नेटवर्क से IP दे दे, फिर कॉन्फ्लिक्ट आ गया आपके पास। हालांकि यहाँ पे आप 192 वाले रेंज से चाहते हैं IP एड्रेसेस मिले, ठीक है। तो DHCP को ये कैसे पता लगेगा कि रिमोट लोकेशन से रिक्वेस्ट आए, उसको डिफरेंट सबनेट से IP देनी, डिफरेंट पूल में से IP देना, तो ये बात ज़रा समझ नहीं है। जब भी DHCP सर्वर को ब्रॉडकास्ट आएगी DHCP सर्वर के पास, तो DHCP उस रेंज में से IP देगा जिस रेंज में से DHCP सर्वर का अपना IP था, या DHCP सबनेट पे पड़ा हुआ है, इस सबनेट पे DHCP का IP क्या होगा 1021.1.1 फॉर एग्जांपल। तो DHCP को क्लाइंट DHCP जब भी ब्रॉडकास्ट रिसीव करेगा, DHCP इस पूल में से IP एड्रेस असाइन कर देगा, ठीक हो गया। लेकिन जब भी DHCP सर्वर यूनिकास्ट रिसीव करेगा, DHCP जब भी यूनिकास्ट रिसीव करेगा तो वो चेक करेगा रिले एजेंट जहाँ से आया है, उस सबनेट का रिले एजेंट का IP भी जाएगा, जाहिर सी बात है DHCP के पास जब यूनिकास्ट होगी, तो DHCP चेक करेगा रिले एजेंट का IP किस सबनेट में से है। तो जिस सबनेट में से होगा DHCP उस सबनेट में से IP एड्रेस क्या करेगा, क्लाइंट को असाइन कर देगा। ब्रॉडकास्ट के केस में उस सबनेट में से देगा जिस सबनेट में से DHCP का अपना IP था। लेकिन अगर DHCP के पास रिक्वेस्ट यूनिकास्ट भी तो आएगी, इस केस में क्या होगी डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी DHCP के पास, यूनिकास्ट की फॉर्म में। जब भी DHCP के पास यूनिकास्ट की फॉर्म में रिक्वेस्ट आ रही है तो DHCP समझ जाएगा ये मशीन मेरे नेटवर्क की नहीं है, ये रिमोट लोकेशन से रिक्वेस्ट आई है, तो DHCP देखेगा अच्छा डिले एजेंट से रिक्वेस्ट आई है, DHCP डिले एजेंट के IP की नेटवर्क ID चेक करेगा, उस नेटवर्क ID का देखेगा मेरे पास पूल ऐड है, तो वहाँ से IP एड्रेस क्या करेगा क्लाइंट को रिक्वेस्ट कर देगा। अब इसी तरह ज्यूम करें यहाँ पे पड़े हुए क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, DHCP ने 1021 से IP दे दिया, यहाँ पे पड़े हुए क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की तो DHCP के पास कहाँ पे आई यूनिकास्ट फॉर्म में। DHCP ने देखा अच्छा डिले एजेंट का IP है, उसने सुपर स्कोप में गया, सुपर स्कोप में देखा, उसने देखा 192 वाला सबनेट ऐड था, अच्छा उसने कहा कि 192 वाले सबनेट से क्या कर दो IP एड्रेस यहाँ पे ऑफर कर दो। तो जब भी DHCP ऑफर करेगा, अगर यूनिकास्ट आई है तो DHCP ऑफर कब करेगा डिफरेंट सबनेट में से, कौन डिफरेंट सबनेट्स क्या होगा वो चेक करेगा रिले एजेंट का। ऐसा भी तो हो सकता है मेरे पास 3 ब्रांचेस कनेक्ट थी, तीनों ब्रांचेस में रिले एजेंट चल रहा है, तो चेक करेगा रिले एजेंट की ट्रैफिक जहाँ से आई है उसका अपना सबनेट क्या है, उस सबनेट सुपर स्कोप के अंदर। ऐसे भी तो हो सकता है आपने 5 स्कोप डिफाइन किए हुए हैं आप अपने पास, और 5 स्कोप है, 5 ब्रांचेस आपके पास है, DHCP सर्वर आपका सेंट्रल लोकेशन पे पड़ा हुआ है, आप 5 लोकेशन पे सेम DHCP सर्वर से IP एड्रेस असाइन कर रहे हैं, तो रिले एजेंट का IP एड्रेस चेक किया जाएगा, उसकी जो नेटवर्क ID आएगी उस वो अगर पूल DHCP सुपर स्कोप में ऐड है तो वहाँ से IP एड्रेस मिल जाएगा आपको। इस बात की समझ आई है कि नहीं आई? ठीक आ गई है, आ गई है ना। उस जब भी ब्रॉडकास्ट आएगी, आ गई है। ये भी बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि यार DHCP सर्वर को ये कैसे पता लगता है कि रिमोट लोकेशन से जब रिक्वेस्ट आनी है तो उसको डिफरेंट सबनेट से IP देना है। आपने कहना है जब भी रिक्वेस्ट आएगी वो कहाँ से आएगी रिले एजेंट से, जब भी रिले एजेंट से आएगी तो यूनिकास्ट होगी, तो DHCP सर्वर को इसी तरह डिज़ाइन किया गया है, जब भी वो यूनिकास्ट रिसीव करेगा उसको पता लगेगा कि इसको IP मैंने डिफरेंट सबनेट से देना है। ठीक हो, इतनी बात क्लियर है, फिर यहाँ पे करते हैं ख़त्म। अगली क्लास में